गुड आफ्टरनून हिमांशु, गुड आफ्टरनून। जय हिंद बच्चों। चलो जुड़ जाओ बच्चों सभी लोग जल्दी जल्दी, ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज का अपना सेशन। ठीक है। बाकी एक बार ये कंफर्म कर दो कि भाई जो सर्कल वगैरह हमने पढ़ा था कल, उसमें कोई ऐसा खास ज्यादा डाउट तो नहीं आया। अगर आया भी होगा कोई बात नहीं, मैं क्लास के एंड में वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा तुम्हारे। ठीक है। जय हिंद ईशवी, जय हिंद। ठीक है, जय हिंद ऋषभ। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ बच्चों, ताकि हम स्टार्ट कर सकें अपना आज का लेक्चर। जय हिंद सोनिका, जय हिंद। ठीक है। तो ओवरऑल तुम जानते हो, हालांकि हम कैलकुलस से स्टार्ट कर चुके हैं। कैलकुलस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखा भी जाए तो आपका फंक्शन होता है ना। और इससे पहले हालांकि हमको रिलेशन पढ़ना चाहिए था, और ऐसा नहीं है कि रिलेशन पढ़े बिना आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, समझ आ जाएगा तब भी। ठीक है, कोई बात नहीं, इश्यू उसको क्लियर करूंगा मैं लास्ट में क्लास के जाते हुए, उसको क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम बात करें इसके बारे में कि फंक्शन से अगर हम बात करें तो लगभग लगभग मान करके चल सकते हो बच्चों, तुम्हारे 7 से 8 सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में तुम्हारा पूछे जाते हैं, फंक्शन से रिलेटेड होते हैं जो कि हमारे सवाल। फंक्शन का इस्तेमाल आप पूरी कैलकुलस के अंदर देखोगे। आप ये मान करके चलो, अगर आपका फंक्शन स्ट्रांग है तो पूरा पूरा कैलकुलस आप अच्छे खासे तरीके से कर सकते हो। ठीक है। चलो, जय हिंद आदित्य, जय हिंद। तो स्टार्ट कर सकते बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। चलो, तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में फंक्शन ओवरऑल होता क्या है, किस तरीके से हमको फंक्शन में बात करनी है। और जब तक हमारा फंक्शन चले तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है, क्योंकि बच्चों चैप्टर सचमुच में थोड़ा सा ब्रॉड है। ब्रॉड इन द सेंस मतलब आप बहुत कुछ इसके अंदर जानोगे, वन वन ऑन टू फंक्शन, और भी बहुत तरीके का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ऑड इवन फंक्शन होता है, इनवर्स कैसे निकाला जाता है, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर जानोगे। तो ये लेक्चर, ये जितना भी हमारा फंक्शन चलेगा, थोड़ा सा यानी कि 3 से 4 लेक्चर हमारा खिसक सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखोगे बस। ठीक है। जय हिंद गौरव। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम वापस से। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बात करी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस जगह पर फंक्शन के बारे में। तो ओवरऑल मैं तुमको फ्लो बता देता हूं, ओवरऑल क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं हल्का सा तुम लोगों को फंक्शन बताऊंगा। फंक्शन का केवल और केवल शुरुआत में अभी मैं तुमको एक आइडिया दूंगा, है ना। पूरा अभी फंक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, शुरुआत में मैं अभी तुमको एक आइडिया बताऊंगा। फ्लो ध्यान रखो, ताकि फ्लो से ये बात तुमको नजर आ जाए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। फंक्शन का एक हल्का सा आइडिया दूंगा जो कि अभी मैं देने वाला हूं तुम लोगों को। फंक्शन होता क्या है, इसके जो टाइप्स होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। फंक्शन को जानने के बाद इसके अंदर की बहुत दो इंपॉर्टेंट बातें, पहली बात आपका डोमेन और दूसरी बात आपके पास में रेंज, इसको कवर करेंगे हम लोग। हल्का सा आइडिया मैं दूंगा इसका कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, पर फाइंड आउट नहीं कराऊंगा अभी। ये वाली चीज भी अभी हम लोग केवल केवल आइडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ओवरऑल जो हमारा शुरुआत में सबसे बेसिक चीज जानने का है वो है हमारा ग्राफ्स के बारे में। क्योंकि अगर आपको ग्राफ का नॉलेज हो गया तो यकीन मानो आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, आपकी बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से डील हो सकती हैं। ग्राफ को कवर कर देने के बाद देन हम बात करा करेंगे इसको फाइंड करने के लिए किस किस के बारे में, डोमेन और रेंज पता करेंगे, किस तरीके से हम डोमेन निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो फंक्शन का एक आइडिया मैंने तुमको दिया है, तब यहां पर मैं कनेक्ट करूंगा इस बात को किससे, कि आपका टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा वन वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस तरीके से डील करेंगे। और भी फर्दर बहुत सारे फंक्शन तुम्हारे सामने में नजर आएंगे, पर शुरुआत में अभी तुमको फंक्शन का केवल केवल हल्का हल्का टच लेना है शुरुआत में। ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूं इस जगह पर। तो सबसे पहली बात हमारे पास में यही आई कि हमारे पास में फंक्शन होता क्या है। देखो, अगर मैं कभी किसी चीज को लिख दूं कि कोई चीज हमारा फंक्शन है, फंक्शन का मतलब फलन से है बच्चों। अब हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका होता है, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जब भी कभी किसी चीज को फंक्शन बोला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी चीज को ऐसा लिख दूं, y बराबर में x प्लस का 7 लिख दिया, ऑलवेज याद रखना आपके पास में दो वेरिएबल्स रहा करेंगे। वो दो वेरिएबल्स कैसे भी हो सकते हैं, कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है इस जगह पर, ये एक्सप्रेशन में आपका। अब आपका होगा क्या, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू रखी जाएगी और एक वैल्यू वेरिएबल की आपको मिल जाएगी। आपके पास इस पूरी चीज को ऑलवेज क्या कहोगे, आप अपना रिलेशन बोलोगे। क्या बोलोगे, इस एक्सप्रेशन को पूरा पूरा आप अपना रिलेशन बोलोगे। मैं रिलेशन नहीं टच कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि रिलेशन नहीं पढ़ोगे तो फंक्शन बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। फंक्शन और रिलेशन में एक हल्का सा छोटा सा लिंक है, वो बीच में भी तुमको मैं समझा भी दूंगा। ठीक है साहब। चलो, अब अगली बात सुनो। देखो, आपके पास में ये दोनों के दोनों वेरिएबल जो हैं, ये आपस में किसी ना किसी तरीके से लिंक कर रहे हैं। इन दो वेरिएबल्स के लिंकेज को ही हम लोग क्या नाम दिया करते हैं, रिलेशन नाम दिया करते हैं। लेकिन बच्चों, रिलेशन का फंक्शन में कन्वर्ट होना ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है।
कि किसी चीज को आप कब अपना फंक्शन बोलोगे और कब अपना फंक्शन नहीं बोलोगे। इतनी इतनी सी बात हमारे सामने में नजर आती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तुम्हारे सामने में कि जब भी कभी किसी फंक्शन को लिखा जाएगा या रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसको इस तरीके से लिखना पड़ता है आपको, एफ इज सच दैट ए टू बी। अब बात क्या आई है, ए टू बी का मतलब क्या है और होता क्या है, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, इसको पढ़ा किस तरीके से जाता है। ध्यान से सुनना, देखो इस बात को आप लोग रीड इस तरीके से करोगे। ध्यान से देखो इस बात को, रीड एज एफ इज सच दैट, एफ इज अ फंक्शन, ऐसे लिख लो, एफ इज अ फंक्शन सच दैट, यानी कि कुछ इस प्रकार से है वो हमारा, सच दैट ये आपका कहां से कहां मूव कर रहा है आपके पास में, ये आपका ए से लेकर के बी तक मूव कर रहा है। रिलेशन जो होगा वो बाद में कर लेंगे बच्चों, इक्का दुक्का क्वेश्चन हम आपको उससे आते हैं। कुल मिलाकर के अभी जो तुमको मैं बता रहा हूं ना बात, मेरा काम केवल इतना है कि उस टॉपिक को पढ़ा देना जिससे वेटेज ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि इतना ही ज्यादा कनेक्शन है कि रिलेशन पढ़ना पड़ेगा तो फंक्शन आएगा, कतई नहीं है ऐसी बात, ठीक है ना। कोई बात नहीं हर्षित साहब, कोई दिक्कत नहीं, जय हिंद दिव्यांश, ठीक है। चलो अब वापस से सुनना, देखो एफ इज रीड एज एफ इज अ फंक्शन सच दैट, ये जो आपके पास में है ये आपका कहां से कहां चल रहा है, सच दैट इट्स डोमेन इज कैपिटल ए एंड कोडोमेन आपका जो हो जाएगा, कोडोमेन इज कैपिटल बी। अब इधर देखो, एफ इज सच दैट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसा भी बोल सकते थे इस बात को, एफ रीड एज एफ इज सच दैट एफ इज अ फंक्शन सच दैट, ये कहां से कहां मूव कर रहा है, ए टू बी, ठीक है। कहां से कहां मूव करता है तुम्हारा, ये ए से लेकर के बी तक तुम्हारा ये मूव करता है। अब बात आप करोगे, ये तो हो गया इस पूरे का रिप्रेजेंटेशन। ओवरऑल ये जो कैपिटल ए है एक तरीके का ये डोमेन है और ये कैपिटल बी जो है तुम्हारा वो कोडोमेन है, ठीक है ना। अब वापस से सुनना, देखो इस जगह पर आप अगली बात क्या है अपने पास में। अब मैं तुम्हारे सामने में एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूं, उस एग्जाम्पल से हम लोगों को काफी चीजें कनेक्ट करनी है। देखो मैं तुम्हारे सामने में ये लिख करके गया कि आपके पास में कुछ ऐसा है ये कि एफ इज सच दैट आपके पास में ए से लेकर के ये बी तक चल रहा था, ए से लेकर के बी तक ये चल रहा था। आगे में उसने ये कहा तुम लोगों से कि एफ एक्स कुछ है आपका, इधर ध्यान देना, देखो एफ एक्स आपके पास में कुछ है और वो जो बात है आपका मैं इधर पर लिख देता हूं, मान लिया जाए कि वो आपका 2x+1 है। कितना है वो आपके पास में, 2x+1 है। अब मैं यहां पर तुम्हारे सामने में स्पेसिफाई कर देता हूं कि कैपिटल ए कौन है आपका। मैंने माना इस जगह पर कि कैपिटल ए तुम्हारा 1 हो चुका, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4, ऐसा ऐसा आपके पास में ये कुछ कुछ आ गया, ठीक है ना। एक और नंबर ले लेते हैं, चलो आपके पास में ये 5 भी आपका आ जाता है। इसी प्रकार से आपका कैपिटल बी जो हो गया, एक दूसरा सेट मैंने कंसिडर कर लिया इस जगह पर, मैंने इस जगह पर कंसिडर कर लिया बच्चों आपके पास में 1, 3, 5, 7, 9, ऐसा ऐसा मैंने कुछ उठा करके ऐसा मान लिया है, ठीक है ना। अब वापस से एक बात गौर से समझना कि आप जो ये बात लिखने वाले और जो आप यहाँ पर फर्दर जो चीज लिखोगे उस चीज का मतलब दरअसल क्या क्या होगा ये देखना है। यहाँ पर 9 के बाद एक काम करो, 4 2 8 होगा, +1 9 होगा, ठीक है। एक काम करो यहाँ पर 11 भी ले लो और आप एक काम करो यहाँ पर 13 भी ले लो, ऐसे ऐसे मैंने नंबर सारे के सारे उठा करके लिख लिए, ये सारे के सारे नंबर आ गए मेरे पास, ठीक है। अब इधर देखो, ये जो बात होती है तुम्हारा, ये जो कैपिटल ए है, ये जो कैपिटल ए है ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, ये तुम्हारा एज अ इनपुट बिहेव करेगा। और ये जो कैपिटल बी है ये तुम्हारा किसकी तरीके से बिहेव करेगा, एज अ आउटपुट की तरह बिहेव करेगा। अब मैं तुमको ये भी क्लैरिफाई करूंगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सारी बात, ठीक है। गौरव शर्मा साहब थोड़ा सा 2:30 बजे आकर के ना चेक कर लिया करो, चलो मैं उसको भी देख लूंगा नोटिफिकेशन लेट क्यों आ रहा है तुम लोगों के पास, ठीक है। चलो अब वापस से सुनना, देखो इस जगह पर आपके पास में ये ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है, ठीक है। अब इधर देखो तो अगली चीज को, अब मैं तुम्हारे सामने में ऐसे करके दो ये वेन डायग्राम्स बना रहा हूं जो आपका रिप्रेजेंट करते हैं किस किस बात को, कैपिटल ए को और कैपिटल बी को, ठीक है। अब इधर देखना वापस से, इसको मैंने कैपिटल ए नोटिस करा और इसको आपने कैपिटल बी नोटिस कर लिया, इतना इतना ये रहा। अब इधर देखो कैपिटल ए के अंदर आपका कौन कौन था, जो जो था उसको रख लो यहाँ पर, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और आपका ये वाला एलिमेंट कौन था, 5। इसी प्रकार से बी में कौन था, सारे के सारे बहुत सारे ऑड नंबर नजर आ रहे, 1 3 5 7 9 11 एंड लास्ट आपका कौन था, ये आपका 13 था। मैं आपसे ये कहता हूं ओवरऑल जस्ट हम इस बात को अभी चेकआउट कर रहे हैं कि कोई चीज आपका फंक्शन है या कोई चीज आपका फंक्शन नहीं है, बस इस चीज पर हम बात कर रहे हैं। देखो अब सबसे पहले अगर मैं x की जगह पर 1 इंसर्ट कर देता हूं, x की जगह पर बच्चों ओवरऑल मैंने अभी 1 रख दिया, तो 1 रख देने के बाद क्या होगा, 1 रख देने के बाद आपका आंसर 3 आएगा,
कितना आएगा देखो आपके पास में 3 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने यहां पर इसके x की जगह पर अब आपने कितना रखा देखो 2 रखा, तो 2 रख देने के बाद कितना आ जाएगा आपका 5 आएगा, 3 रख देने के बाद कितना आ जाएगा 7, 4 रख देने के बाद आपका 9 एंड 5 रख देने के बाद आपका 11। अब यहां पर आपको कुछ बातों को जानना होगा, कुछ बातों को समझना होगा, ध्यान से समझो बात को। ये जो सामने वाला पूरा का पूरा डब्बा आपका लिखा हुआ है, डब्बे का मतलब ये पूरा का पूरा जो बॉक्स आपका लिखा हुआ है, इस बॉक्स का अपना एक नाम है। इस बॉक्स को अगर मैं नाम देना चाहूं तो इस बॉक्स को बोला जाता है बच्चों तुम्हारे पास में कोडोमेन। क्या बोला जाता है इस बात को? कोडोमेन इस बात को बोला जाता है। और ये वाला जो बॉक्स है इसको क्या बोला जाता है आपका? इस पूरे को बोला जाता है आपका डोमेन। तो क्या इस बात को हम जनरलाइज कर सकते हैं हमेशा के लिए? हाँ, जनरलाइज कर सकते हैं हमेशा के लिए कि कभी भी आपको इस रूप का कोई स्ट्रक्चर नजर आए, एफ इज सच दैट ए टू बी आपका कोई फंक्शन मूव कर रहा है, उसमें आपको यह ध्यान देना है कि कैपिटल ए ऑलवेज आपका डोमेन होगा और कैपिटल बी आपका ऑलवेज कोडोमेन होगा। बोलो बात समझ आई? अभी रेंज की बात मैंने बिल्कुल नहीं करी है कि रेंज कौन होगा कैसे आएगा, वो रेंज की बात अभी बिल्कुल छोड़ दो। अब इधर बात को समझना, देखो आप यहां पर एलिमेंट्स को देख रहे हो, ये सब के सब कौन है बच्चों? हमारे एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए हैं, यानी कि ए के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट है वो आपको सब के सब यहां पर नजर आ रहे हैं। अगर आप कभी भी किसी एक एलिमेंट को पिक करके देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर इस जगह से इस 1 को पिक कर लिया, इस वाले 1 को मैंने इस जगह पर पिक कर लिया, नजर आ रहा है? इस 1 का सामने देखो किसी ना किसी के साथ लिंकेज है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है। इसी प्रकार से अगर मैंने सामने किसी भी एलिमेंट को पिक कर लिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको पिक कर लिया, इसका पीछे में आकर के देखो इसका किसी के साथ लिंकेज है या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल है। तो होता क्या है बच्चों आपका, अगर आप एलिमेंट डोमेन का पकड़ो या एलिमेंट आप कोडोमेन का पकड़ो, तो आपको एक चीज ध्यान से देखनी आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो आपके पास में ये वाली जो चीज है आपका, ये वाला जो 5 है, इस 5 को आप कुछ लिख सकते हो, ध्यान से देखना, इस बात को लिख सकते हो आप इमेज। क्या लिख सकते हो आप? इमेज ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट की इमेज है आपके पास में, ये इमेज ऑफ एलिमेंट 2 की। जब आप कोडोमेन से उठा करके किसी को देखोगे और सामने देखोगे कि भाई वो किसी ना किसी के साथ संबंध रखता है, तो उस बात को रीड कैसे करना है बच्चों? तुम्हारा इमेज है, तुम्हारा किसकी? इमेज ऑफ एलिमेंट 2। सिंपल बात है या नहीं? अब अगर मैं इसी चीज को उल्टा रीड करना चाहूं, उल्टे कहने का मतलब क्या होगा? अगर मैं 1 से पूछूं, अगर 1 से देखा जाए तो 1 को क्या रीड करोगे? देखो 1 किसको देख रहा है आपका? 3 को देख रहा है। तो इस बात को किस तरीके से देखना है, इस बात को किस तरीके से रीड करना है तुम लोगों को? इसको लिखना है आप लोगों को प्री इमेज। क्या लिखना है बच्चों इस बात को? प्री इमेज। प्री इमेज आपका किसका? देखो एलिमेंट आपका कौन? आपका 1। इतनी इतनी छोटी छोटी सी बातें बस ये ध्यान रखना। प्री इमेज ऑफ एलिमेंट कौन है? सॉरी आपका ये 3। प्री इमेज ऑफ एलिमेंट आपका ये 3। बोलो इतनी इतनी बात समझ आ रही है या नहीं? अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात यहां पर जानना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं। आप केवल इतनी सी एक बात देखो कि जितने भी एलिमेंट तुमको डोमेन में दिखाई दे रहे हैं, क्या उन सब का सामने इमेज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? बस इतनी सी चीज देखो। एवरी एलिमेंट, ध्यान से देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, क्या कह रहा हूं देखो, एलिमेंट जितने भी डोमेन के हैं उन सब का सामने क्या है? देखो इमेज है। अगर आप 2 का इमेज देखोगे तो 5 है, 3 का इमेज देखोगे तो 7 है, 4 का देखोगे 9 है, 5 का देखोगे आप 11। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है ना? हर एक का सामने क्या है आपका? किसी ना किसी का इमेज आपका एग्जिस्ट कर रहा है। बोलो बात इतनी भी क्लियर हो रही है? तो पहली चीज मुझको यहां से जो मालूम चलती है वो क्या है? देखो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव क्या होना चाहिए आपके पास में? जो भी एलिमेंट आपके पास में इधर नजर आ रहे हैं उन सब का, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव क्या होना चाहिए आपका? इमेज होना चाहिए। मस्ट हैव क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। और इमेज भी कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। मस्ट हैव यूनिक इमेज इन कहां पर बता दो आपके पास में? इन कोडोमेन में। सबसे पहली बात जो आई, सबसे पहली जो शर्त बनी हमारे पास में किसी चीज को फंक्शन बनाने की, वो फंक्शन बनाने की पहली शर्त क्या बनी? जितने भी एलिमेंट तुम्हारे डोमेन के अंदर नजर आ रहे हैं वो सब के सब किसी ना किसी से क्या होने चाहिए? संबंधित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संबंधित होने चाहिए। अब आप कहोगे कि ये यूनिक वर्ड से क्या मतलब है? आपने इस यूनिक वर्ड को क्यों लिख करके दिखाया है? यूनिक कहने का मतलब ये होगा बच्चों कि अगर आप 4 से पूछोगे कि तुम्हारी इमेज क्या है, तो वो बताएगा कि तुमको 9 है मेरी इमेज, 9 है मेरे पास में मेरी इमेज। क्या 4 की कोई और इमेज तुमको नजर आ रही है? नहीं आ रही है। इसी वजह से 9 इसकी क्या हो गई? यूनिक इमेज हो गई। एक बार को ऐसे सोचो, अगर 4 वाले का कनेक्शन मैं 13 के साथ भी दे दूं
अब 4 से पूछा जाए कि भाई तुम्हारा इमेज कौन है, तो वो क्या बताएगा तुमको कि मेरा इमेज 9 भी है और मेरा इमेज आपका 13 भी है। अब बताओ क्या यूनिक हुआ? यूनिक का मतलब क्या हुआ? एक सिंगल इमेज इसका हुआ, तो आप उसको मना करोगे। बोलो बात समझ आती है या नहीं आती है? तो आपके पास में 4 का जो लिंक हो रहा है वो 13 के साथ यहां पर नहीं होना चाहिए था। मैंने क्या कहा, केवल केवल मैं तुमको अभी टच दूंगा फंक्शन क्या है। फंक्शन को और बेटर तरीके से हम लोगों को रीड अच्छे तरीके से और करना है, लेकिन हल्का हल्का टच मिल जाए कि ओवरऑल होता क्या है। एक इसेंशियल कंडीशन तुमको फंक्शन बनने के लिए ये बन गई है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन। ठीक है ना? फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन अगर बनेगा तो ये बात पॉसिबली होनी ही चाहिए उसके अंदर। ठीक है बच्चों, ये बात। अब यहां पर वापस से देखो, एक और छोटी सी बात दोबारा से समझना। देखो, हमने ये बात देख लिया कि डोमेन जो बात है, मैं भी आगे और फर्दर बताऊंगा, डोमेन एज अ इनपुट बोला जाएगा। सारे के सारे एलिमेंट आपके डोमेन के इधर पर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, ये सारा का सारा हमारा कोडोमेन बोला जाएगा। फिर रेंज कौन होता है? देखो, आपका रेंज उस बात को बोला जाता है बच्चों जब कोई किसी के साथ कनेक्टेड हो जाता है। यहां पर आप पाओगे कि आपके पास में 1 3 के साथ, 2 5 के साथ, लेकिन कुछ एलिमेंट देखो छूट गए हैं। कैसे? जिनका कनेक्शन किसी भी साथ में नहीं है, किसके? डोमेन वालों के साथ में नहीं है। या ये भी कह सकते हो 1 का कोई भी क्या नहीं है, देखो प्री इमेज नहीं, यानी कि 1 किसी के साथ अटैच है ही नहीं। यहां वाला 13 किसी के साथ अटैच है ही नहीं। तो आपके पास जितने भी चीजें अटैच हो पा रही हैं, केवल केवल आप उन चीजों को पकड़ लो। दैट इज, आप 3 5 7 9 11 को, इन चीजों को आप पकड़ लो। अगर इन चीजों को पकड़ने के बाद आप इससे ये कहो कि ये ग्रीन वाली चीज मेरी क्या है? रेंज, तो तुम्हारी ये बात मानी जाएगी। रेंज का मतलब होता है परिसर, या प्रास भी उस बात को हम बोला करते हैं। ठीक है? जितना भी इमेज आपको मिल पा रहा है इस जगह पर, जितना भी इमेज आपको मिल पा रहा है, ये सारा का सारा ही हमारा किसके अंदर आएगा? रेंज के अंदर आएगा। अभी और बेटर तरीके से इसका डेफिनेशंस वगैरह को हम लोग देखेंगे, उसकी चिंता मत करो। तो ये चीज अपने को क्लियर कंफर्म समझ आ गई है। अब इधर देखो अगली बात। अब हमारे पास में क्या आ जाता है? मैं एक दूसरी चीज तुम लोगों के सामने लिखना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। एफ इज सच दैट, वापस से मैंने तुम्हारे सामने में लिख दिया बच्चों, ए से लेकर के बी। इस बार मैं एक और बात लिख रहा हूं तुम्हारे सामने में कि भाई एफ एक्स बराबर में मेरे पास में आ जाता है 2x प्लस का 1। साथ ही साथ ए के बारे में मैं डिफाइन कर देता हूं इसको। ए हो चुका है मेरा 1 2 3 4 5, ऐसा ऐसा कुछ आ चुका है। और कैपिटल बी को मैं डिफाइन कर देता हूं प्राइम नंबर्स। ध्यान से देखना इधर पर, मैंने क्या लिखा इस चीज को? प्राइम नंबर्स लेस देन 15। क्या लिख दिया मैंने इस चीज को? लेस देन 15। जो 15 से छोटे प्राइम नंबर है उन सबका एक सेट बना लेंगे इस जगह पर, वो कैपिटल भी होगा। ठीक है बच्चों, ये वाली बात इतनी इतनी। अब इधर देखो वापस से, आपके पास में एक चीज मैं तुमको सबसे पहले यहां पर बताता हूं कि मैंने इस जगह पर एक वेन डायग्राम ऐसा बना लिया। ये कैपिटल ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला आपका कैपिटल बी को रिप्रेजेंट कर जाएगा। कैपिटल ए को जब आप लिखोगे तो ये 1 2 3 4 और ये वाली लास्ट वाली बात आपका 5। इसको लिखना चाहो प्राइम नंबर 15 से छोटे, 15 से छोटे प्राइम नंबर आपका कहां से स्टार्ट होगा? ये आपका 2 आ जाएगा, 2 के बाद आपका 3 आ जाएगा, देन आपका 5 आ जाएगा, फिर आपका 7 आ जाएगा, 7 के बाद आपका 11 आ जाएगा, 11 के बाद आपका एट लास्ट आपका 13 आ जाएगा। ये इतने इतने नंबर आपके पास में सामने में नजर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं तुमसे ये कहता हूं इस जगह पर आप वापस से इस चीज को चलाओ कि 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। जैसे ही आप 1 रखोगे तो 1 का आंसर आप पालोगे कितना बच्चों? देखो 3। अगली बात बताओ, 2 रखोगे तो 5 पालोगे, 3 रखोगे तो 7 आ जाएगा। अब मुझे एक छोटी सी बात इधर देख करके बताओ, 4 रखोगे, 4 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 4 8 प्लस 1, दैट इज कितना हो गया? 9। अब मुझे बताओ, क्या 9 रखने पर, गौर से सुनना मेरी बात को, 9 रख देने पर क्या आपका सामने में आंसर मिल पा रहा है? क्या 9 रख देने पर आपका सामने में आंसर आ पा रहा है? आप मना करोगे कि 4 रख देने पर आपका सामने में आंसर 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो ये बात। अच्छा, 5 का कनेक्शन करोगे तो 5 का तो मिल जाएगा, ओवरऑल आपका ये 3 मिल जाएगा। अब मैं तुमसे ये कहता हूं, क्या इस एलिमेंट की सामने में कोई इमेज है? जब भी मैं इमेज बोल रहा हूं ना, यानी कि उसका प्रतिबिंब, इमेज कहने का मतलब है उसका क्या सामने में किसी के साथ में कनेक्शन है। तो आप इसको ये कहोगे कि ये वाला एलिमेंट आपका क्या हो चुका? लेफ्ट आउट हो चुका। लेफ्ट आउट कहने का मतलब ये है कि ये किसी के साथ भी संबंध नहीं बना पाया, यानी कि किसी के साथ भी ये कनेक्ट नहीं हो पाया आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप यहां पर देखो, सबसे पहले हमने ये कहा था, सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन को यहां पर पढ़ो। इन सारी कंडीशंस को मर्ज करना है आगे चल करके अपने को। देखो, हमने ये कहा था हर एक एलिमेंट का जो डोमेन का होगा सामने एक यूनिक इमेज होना चाहिए। मैंने क्या लिखा?
एवरी। एवरी का मतलब है बच्चों हर एक एलिमेंट का। अब यहां पर देखो, क्या आपका ये वाला एलिमेंट सामने में इमेज बना पाया? तो आप मना करोगे कि भाई ये सामने में तो इमेज नहीं बना पाया बिल्कुल भी। और अगर ये सामने में अपना इमेज नहीं बना पाया तो क्या आप इसको फंक्शन की कैटेगरी में डालोगे? आप इसको फंक्शन की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं डालोगे। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? तो हम इस बात को क्या फंक्शन नाम देंगे? आप मना करोगे कि भाई ये हमारा फंक्शन नहीं है। और अगर कोई तुम लोगों से पूछ ले कि इसका रीजन क्या होगा, फंक्शन ना बनने का इसका रीजन क्या होगा, तो आप उसको बताओगे कि भाई इसका रीजन बहुत सा सिंपल सा है कि आपके पास में जो बात है एलिमेंट 4 जो है, एलिमेंट कौन है आपका? एलिमेंट 4 जो है आपका, एलिमेंट 4 हैज नो इमेज, हैज नो इमेज। इन कहां पर बता दो आपका? इन आपका कोडोमेन में। अगर ऐसा कुछ भी आपका छूट गया कि कोडोमेन में उसका आंसर ना मिल पाया, तो इस वजह से आप उसको क्या कहोगे? उस बात को आप लोग अपना फंक्शन नहीं कहोगे। ठीक है, बोलो हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर जो फंक्शन नहीं होगा वो सिंपल शब्दों में वो रिलेशन होगा ही होगा फिर आपका। ये इतनी इतनी सी बात है आपका। तो इतना रीजन है आपके पास में, जो एलिमेंट 4 है उसका कोई भी इमेज नहीं है कहां पर? हमारा कोडोमेन में। इस वजह से ये हमारा फंक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप अभी तक दो बातों को देख चुके हो कि फंक्शन बनने के लिए हर एक एलिमेंट का डोमेन का सामने क्या होना चाहिए? केवल एक इमेज होना चाहिए। अगर एक इमेज नहीं हुआ उसका, एक से ज्यादा इमेज हो गया, तब भी वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी कैटेगरी क्या बनी हमारे पास में? अगर डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट आपका छूट गया तो तब हम उसको फंक्शन अपना नाम नहीं देंगे, वो फंक्शन की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जल्दी बोलो बच्चों, यहां तक का ये केस अपने को समझ आया है या नहीं आया है? हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोगों से पूछ रहा हूं, इधर ध्यान देना। देखो इधर ध्यान देना, क्या ये फंक्शन है? बस इतना बता दो। क्या आप इस बात को फंक्शन कहोगे? हाँ या ना बोलो बच्चों, बस जल्दी से। क्या ये फंक्शन है? हाँ या ना? जल्दी जल्दी जल्दी। चलो ईश्वी कह रही है कि ये फंक्शन है, बहुत बढ़िया। अभी मैंने तुमको क्या बताया था? अभी मैंने तुमको क्या बताया था? तुम सुनते नहीं मेरी बात ना बिल्कुल भी, बस भागते रहते हो आगे आगे के डोमेन इज ये सबसेट हो जाएगा, वो सो फलाना, वो सब कुछ बता दोगे मेरे से पहले तुम लोग। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उस पर ध्यान नहीं दोगे तुम लोग बिल्कुल भी। मैंने अभी तुमसे क्या कहा? फंक्शन जब भी डिसाइड होगा इसको देखना पड़ेगा या नहीं, मैं हर बार इसको क्यों लिख रहा हूं ये बात बताओ पहले आप। आपको पूछना पड़ेगा ना, आपको पूछना चाहिए कि सर आपने फंक्शन अगर इसको कहा है तो फंक्शन अपने डोमेन पर एक्ट करता है, और डोमेन रेंज मैंने इसका दिया नहीं तुमको, तो क्या आप इस बात को अपना फंक्शन नाम दोगे? आप मना करोगे कि भाई ये फंक्शन थोड़ी होगा। अब मैं तुमको डिसाइड करने के लिए ये कह दिया मैंने कि एफ इज सच दैट आर टू आर। कहां से कहां तक चल रहा है तुम्हारा? ये आर टू आर चल रहा है हमारा। हाँ कृष्ण साहब बारिश हो रही है। चलो इधर देखो, इधर देखो, बस तुम इधर बता दो अब ये हमारा फंक्शन है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दो बस अब मेरे को। इसलिए मैं कहता हूं, देखो मुझे पता है काफी सारे बच्चे तुम लोगों में से पहले से पढ़ चुके हैं, आई नो वेरी वेल। पर देखो इतने छोटे से सवाल का फिर गलत आंसर नहीं देना होता ना कि आप उसको फंक्शन बना दोगे। अब है ये फंक्शन, ईश्वी कह रही है कि अब है फंक्शन ये, ठीक है। बहुत बढ़िया विशाल भारद्वाज, विशाल साहब मतलब सही जा रहे हो तुम लोग सब, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया जा रहे हो, बहुत सही। अब ये फंक्शन है हमारा बच्चों, ये फंक्शन नहीं है। आपको मैंने अभी क्या कहा? डोमेन का सबसे ज्यादा महत्व होता है किसी भी चीज को फंक्शन बनाने या ना बनाने में। आप इतनी सी एक बात सोचो, रियल नंबर के अंदर सब कुछ आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और तो और जीरो भी आता है। पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं, और जीरो भी आता है आपका। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ यहां पर इस जगह पर, अगर आपने कभी एक्स की जगह पर क्या रख दिया? देखो जीरो रख दिया। एक्स की जगह पर क्या रख दिया? जीरो रख दिया। अगर आपने एक्स की जगह पर जीरो रख दिया, जीरो रखने के बाद आंसर क्या बनेगा? 1/0 बनेगा। और 1/0 को ध्यान से देखो आप, जब आप यहां पर आप जीरो रखोगे, यहां पर आप जीरो रखोगे तो सामने आंसर ढूंढने जाओगे, और जीरो रख देने का मतलब है 1/0। क्या आपका सामने कहीं पर भी 1/0 दिखा हुआ होगा रियल नंबर में? वो तो लिखा हुआ नहीं होगा।
अब मुझे बताओ क्या ऐसा आंसर सामने मिल पाएगा? आप कहोगे नहीं मिल पाएगा, तो ये वाला एलिमेंट आपका लेफ्ट आउट होगा या नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और अगर ये एलिमेंट अब आपका लेफ्ट आउट हो चुका, अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन रहा? क्या अब हमारा ये फंक्शन रहा? ईश्वी साहब ये रैशनल फंक्शन है, पर रैशनल फंक्शन बनने की भी एक शर्त होती है ना। वो शर्त क्या होती है कि आपको इसको आर हटा करके आर माइनस जीरो लिखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि यहां पर तुम लोगों को जीरो नहीं रखना है, तब ये हमारा रैशनल फंक्शन बनेगा। जा मैं कह रहा हूं ना, तुम लोगों को सारी बातें याद है, बस आगे तक का सब कुछ याद है, पढ़ाया हुआ मेरा रैशनल फंक्शन भी याद है भाई साहब, मतलब सब पता है, डोमेन इस पर भी ये सब कुछ बता रहे हो तुम लोग अभी बैठ करके, मैं पता है तुम्हारा, तुम्हें आता सब कुछ है, बस जब मैं पूछूंगा ना तब दिक्कत आएगी उस समय पे। जल्दी बोलो कि ये अब कंफर्म हो रहा है कि या नहीं, कि हमारे पास में ये फंक्शन है या नहीं है। चलो मैं एक और चीज पूछ लेता हूं तुम लोगों से, अब मुझे बस इतना कंफर्म करके बता देना कि ये हमारा फंक्शन होगा या नहीं होगा। जल्दी जल्दी बता दो, फंक्शन होगा या नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया। हर्षित साहब कह रहे हैं यस सर, हिमांशु कह रहे हैं नो सर, दिव्यांशी भी कह रही है नहीं, ठीक है भाई। बाकी लोग तो बता दो जल्दी जल्दी, बाकी लोग नहीं कमेंट करते तुम लोग यार, बाकी लोग भी बताया करो जल्दी से। देव चौहान भी कह रहे हैं कि नो सर, हिमांशु ने बताया है कि नेगेटिव आएगा तो दिक्कत आएगी। हाँ इधर देखो वापस से, ये जो है ये है कौन, ये आपका है कौन, ये आपका डोमेन है। कौन है आपका? ये डोमेन है। और अगर ये डोमेन है तो आपको ये बात पता चलेगी इस जगह पर कि आप यहाँ पर x की जगह पर 1 रख सकते हो। गौर से देखो, x की जगह पर आप लोग 1 रख सकते हो। अगर 1 रखोगे तो आंसर आपका √1 आपको सामने मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ बता दो? मैं 0 रखता हूँ। 0 रख देने के बाद आपका बताओ सामने आंसर मिलेगा या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा, √0 आपका 0 होता है। लेकिन जैसे ही मैं -1 रखूंगा, ये डब्बा तुम्हारा किसका है? रियल नंबर का है। किसका है? ये बॉक्स तुम्हारा रियल नंबर का है। और रियल नंबर के अंदर कभी भी ऐसा कुछ नहीं आएगा जो कि होता है आयोटा। रियल नंबर के सेट में आयोटा थोड़ी ही आता है। अब मुझे बताओ क्या -1 आपका बाहर छूट जाएगा? क्या ये लेफ्ट आउट हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। मैं बार बार तुमसे यही बात कह रहा हूं बच्चों, देखो कि आपके पास हर एक एलिमेंट का मस्ट हैव यूनिक इमेज होना चाहिए, होना चाहिए। पर यहां पर बताओ कि आपका -1 -2 -3 इन सब के सब का इमेज होगा, आप उसको मना करोगे, आप उसको मना करोगे कि ये आपका इमेज नहीं होगा सामने। और जब इसका इमेज नहीं होगा इस जगह पर, तो आपका ये चीज फंक्शन की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आए। कोई कह दे आपसे कि भाई इसको फंक्शन अब बना दो, आप इसको फंक्शन बना सकते हो बेहद आसानी के साथ। आप एक छोटा सा काम ये कर दो, इसको लिख दो आप 0 से इंफिनिटी लेकर के आर, ऐसा ऐसा कुछ बना दो इस बात को। बच्चों सामने वाले पर निर्भर नहीं कर रहा है एकदम से जाकर के, ये तो पूरा रियल नंबर है, कुछ एलिमेंट छूट भी जाए हमें उसकी दिक्कत ही नहीं है, वो तो बाद में चल के ऑन टू इनटू में कन्वर्ट होगा। मेरा कहना बस इतना है कि आप फंक्शन को समझ जाओ कि फंक्शन ओवरऑल होता क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो 0 से इंफिनिटी आपका ये जो जा रहा है बच्चों, ये आपका क्या होगा? अब ये हमारा डोमेन बन जाएगा। अब खुद देखो, क्या -1 लेने की अपने को दिक्कत पड़ेगी? आप कहोगे सारे नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 से नीचे का कोई नंबर है नहीं, तो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं आएगी कि माइनस वाला किसी दूसरे के साथ अब यहां पर कनेक्ट ना हो पाए। ठीक है बच्चों, अब बता दो जल्दी से कंफर्म करके कि तुमको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ जल्दी जल्दी। अगर नहीं समझ आई है मैं दोबारा बता दूंगा। जो मैं ये लाइन लिख रहा हूं ना, इस बात पर बहुत गौर करना, मैंने लिखा क्या तुम्हारे सामने में। चलो अब इसको देखो क्या लिखा मैंने तुम्हारे सामने में। फंक्शंस आर ऑलवेज रियल वैल्यूड, ये जितना भी हमने पीछे बात करी ना अभी, उसके ऊपर इस लाइन को मैंने बताया है तुमको। देखो फंक्शंस जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड उस बात को बोला जाता है आपका कि आप कभी किसी रियल नंबर को रखो,
तो आपको आंसर भी क्या मिलना चाहिए, रियल नंबर ही मिलना चाहिए। अगर आपको रियल नंबर रखने के बाद नहीं मिल रहा है ना, इमेजिनरी नंबर मिल रहा है, तब भी उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हमारा ये फंक्शन होगा। अगली एक और बात, मस्ट भी डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन करने का मतलब वही है कि डिनोमिनेटर में जीरो ना बन जाए तुम्हारा। अगर डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा तब भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये फंक्शन होगा हमारा। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें तुमको आगे तक के लिए कनेक्शन देंगी कि भाई फंक्शन क्या होगा, कब उसका आपका इमेज देखा जाएगा, कब नहीं देखा जाएगा। मैं यहाँ पर टाइप्स बिल्कुल नहीं बता रहा हूं तुमको कि फंक्शन का टाइप क्या होगा और कैसे उसको देखा जाएगा। मैं भी ये भी नहीं बता रहा हूं तुमको मैनी वन फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन क्या होगा, ये सारी की सारी बातें। ठीक है, ये कहानी यहां तक की या नहीं? हाँ या ना बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो बढ़ा जा सकता है अब आगे। चलो अब मैं तुमको एक छोटा सा और बात यहां पर बताना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं। देखो सबसे पहले यहां पर एक और चीज देखो, तीसरे वाले देखो। अगली चीज क्या है हमारे पास में, एक तीसरा चीज मैंने ये कंसिडर कर लिया। मान लो मेरे पास में ये आ चुका बच्चों, वाई स्क्वायर बराबर में एक्स आ चुका है ना, कोई ये हमारा कोई एक्सप्रेशन है। अब आप कहोगे कि तुमने इसको फंक्शन एफ एक्स क्यों नहीं लिखा। बच्चों लिख सकते थे, कोई बात नहीं, इसको भी आप y बराबर 2x+1 लिख लो। ओवरऑल जब कोई चीज फंक्शन बन जाती है ना, तब उसको एफ एक्स ऑलवेज करके ये बात लिखा जाता है। अब जैसे कि मेरे पास में ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बराबर में x लिखा हुआ है। अब मैं इस बात को फंक्शन कंसिडर करूंगा या नहीं करूंगा, उस बात को गौर से समझना। देखो आपके पास में ऑलवेज होगा क्या इस जगह पर, देखो अगर आप वापस से इसका एक वेन डायग्राम बना लो, मान लो कि रियल नंबर से रियल नंबर पर ये चल रहा है, मैं ये कंसिडर कर लूं अगर इधर पर एक्स और वाई दोनों के दोनों आपके रियल नंबर पर बिलोंग करेंगे, तो देखो आप कोई भी नंबर रखो इस जगह पर। मैंने रख दिया इस जगह पर 1, क्या रख दिया, एक नंबर मैंने उठा करके 1 रख दिया। जैसे ही आप इस जगह पर 1 रखोगे तो 1 रख देने के बाद वाई स्क्वायर बराबर 1 नजर आएगा और वाई बराबर आपको +-1 नजर आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक आंसर 1 मिलेगा और एक आंसर आपको -1 मिलेगा। अब मुझे बस इतनी सी एक छोटी सी कहानी बता दो, क्या यहां पर यूनिक इमेज आपको मिल पा रही है, हाँ या ना बोलो जल्दी से। क्या आपको यहां पर यूनिक इमेज मिल पा रही है? तो आप उसको मना करोगे कि भाई यूनिक इमेज तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही। और हमारा जो पहली बात का कहना था, पहली बात का कहना क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव यूनिक इमेज, वो यहां पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई। और अगर कभी ऐसा कंडीशन आपका फुलफिल ना हो पाए तो ऐसी चीज को आप लोग फंक्शन अपना नाम दोगे ही नहीं, ऐसी चीज को अपना फंक्शन नाम दोगे ही नहीं। ठीक है ना, इधर पर क्या लिख दोगे, एलिमेंट 1, एलिमेंट जो आपका 1 है डज नॉट हैव यूनिक इमेज, इसका अपना खुद का एक यूनिक इमेज नहीं है। इसकी इमेजेस कौन कौन है, एट अ टाइम देखोगे तो वो 1 भी नजर आएगी और आपका वो -1 भी नजर आएगी। अब इस बात को ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हो कि कभी अगर एक इनपुट पर आपको मल्टीपल आउटपुट मिल जाए तो वो चीज आपका फंक्शन की कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। इस चीज को हम लोग फंक्शन नाम नहीं देंगे, नॉट अ फंक्शन, बस। ठीक है, अब मैं तुमसे जनरलाइज करने को कहता हूं बात को, देखो कौन हमारा फंक्शन होगा। तो पहली बात उससे ये कहोगे, सारा का सारा जो समराइज है ना इस बात का, वो ये 2 पॉइंट है बस, और कुछ भी नहीं है। आपका हर एक एलिमेंट सामने किसी एक के साथ संबंधित होना चाहिए, हर एक चीज आपका रियल वैल्यूड होना चाहिए। रियल वैल्यूड मतलब रियल नंबर रखो रियल आंसर आ जाए, और आपका वो कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। चलिए, तो आपको इतना इतना क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि भाई डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा आपका, किसी चीज को हम फंक्शन कब बता देंगे। मैंने बिल्कुल भी अभी उन चीजों का नाम ही नहीं लिया बच्चों के 1-1 फंक्शन कौन होता है, मैनी वन फंक्शन कौन होता है, फंक्शन को चेक करने का तरीका क्या होता है, उसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ होता है, मैनी वन और 1-1 फंक्शन को चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारा का सारा केस हमारा बाद का है। ओवरऑल में फंक्शन को फिर दोबारा से एक बार जब डोमेन रेंज का कंसेप्ट हम पकड़ लेंगे उसके बाद फिर दोबारा से पिक करेंगे किसको, फंक्शन को, वहां से मैं बताना शुरू करूंगा इसको। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा यहां पर आगे। तो ये अपने को क्लेरिफाई हो रहा है कि भाई 2 इमेजेस किस तरीके से नहीं हो सकती। अब हम यहां पर ना हल्का सा एक कंसेप्ट ले लेते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच क्या हो सकता है, कि कैसे पता करेंगे कि कोई बात आपका फंक्शन है और कौन उस बात का डोमेन है और कौन उस बात का रेंज है। ओवरऑल हमारी कहानी इस चीज के ऊपर है। तो देखना सब लोग इधर ध्यान से, मैं एक बहुत छोटा सा कर्व बना रहा हूं, आपको जितना भी आगे कुछ इस्तेमाल करना है ना, वो ध्यान रखो कर्व के अकॉर्डिंग ही करना है।
कई जगहों पर आप डोमेन रेंज ना भूल जाओ, इस वजह से उसको ग्राफ के थ्रू मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि आपके पास में डोमेन और रेंज ग्राफ के थ्रू किस तरीके से देखा जाता है और वो क्या क्या हुआ करता है। देखो मैं मान लेता हूं बच्चों आपके पास में कोई कर्व आपका इस तरीके से मूव कर रहा था, देखो इधर पर, इसको कुछ भी बना दिया जाए, चलो ध्यान से देखना अब इस बात को। आपको ये कर्व ओवरऑल आपके सामने में नजर आ पा रहा होगा कि भाई ये ऐसे ऐसे करके कुछ चलता हुआ जा रहा है आपका, कुछ कुछ है ना। अब बात को समझोगे ध्यान से। मैंने इस पर कुछ नंबर लाइन पर कुछ पॉइंट्स आपके मार्क कर दिए हैं। पहला पॉइंट आपका ए आ चुका है, दूसरा पॉइंट आपका बी आ चुका है, एंड एट लास्ट पॉइंट आपका ये सी आ चुका है। ऐसा ऐसा मैंने कुछ कर दिया है। अगली बार इसके वाई एक्सिस पे भी मैं कुछ काम कर देता हूं। मैं वाई एक्सिस पर भी कुछ नंबर्स इसके प्लॉट करवा दे रहा हूं। वाई एक्सिस पर जो नंबर्स आ गए हैं, मान लो कि ये वाला पॉइंट आपका डी आ चुका है और ऊपर वाला पॉइंट आपका ये वाला ई आ चुका है। ऐसा ऐसा करके ये कुछ चल रहा था। अब बात को समझना कि जब हम बात कहेंगे किसके बारे में, कि बात करा जाएगा डोमेन के बारे में, ठीक है, बात करा जाएगा डोमेन के बारे में। तो पहले ये बात समझना कि डोमेन कहते किस बात को है। डोमेन को ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर एक्स, और डोमेन कह देने से मतलब ये बन जाता है, इधर ध्यान दोगे देखो, डोमेन कह देने से मतलब ये बन जाता है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ध्यान से देखो इस बात को, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच जिसके लिए तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाए, जिसके लिए तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स जो हो जाए वो डिफाइन हो जाए, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई कि फंक्शन डिफाइन हो जाए, इसको कैसे पता करेंगे हम लोग। अब देखो पीछे में आपने नंबर डाल डाल करके देखा था ना कि भाई कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है, यहां पर देखा था कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है। मैं तुमको इसकी कहानी बताना चाह रहा हूं, जब कोई एलिमेंट छूटता है ना तो वो ग्राफ में किस तरीके से नजर आया करता है। देखो इधर आना, देखो आप अगर इस सारे पॉइंट को देख पा रहे थे, ए बी सी डी ई करके सबका सब आपने लिख दिया। अगर मैं इस जगह पर एक पॉइंट अपना पकड़ लेता हूं, ये वाला, इस पॉइंट को पकड़ करके मैंने कोई भी नाम रख दिया, मान लो कि इस पॉइंट को भी फिलहाल के लिए मैंने पी नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया इसको, मैंने पी नाम रख दिया। अब आप ये देखो, जब आप डोमेन की बात करोगे ना तो आप हमेशा एक्स एक्सिस पर चलोगे। किस पर चलोगे बच्चों, आप अपना एक्स एक्सिस पर चलोगे। और एक्स एक्सिस पर चलते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको कि आप जिस एक्सिस पर यहां पर मूव कर रहे हो ना, उस एक्सिस के ऊपर या नीचे आपको ग्राफ नजर आना चाहिए। क्या बोला मैंने, उस एक्सिस के ऊपर या फिर नीचे आप लोगों को ग्राफ नजर आना चाहिए। अगर आप पॉइंट पी पर खड़े हो जाते हो, बताओ आपको ऊपर देखने पर ग्राफ नजर आएगा, आप मना करोगे। नीचे देखोगे तो क्या ग्राफ नजर आएगा, मना करोगे। तो क्या ये पॉइंट पी आपका डोमेन का हिस्सा हो सकता है? ये हमारा डोमेन के अंदर लाए नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ इतने ही पोर्शन में आपका मूव कर पा रहा है। बोलो है सिंपल साधारण सी ये बात या नहीं? हाँ या ना बोलते रहो बस जल्दी जल्दी कि हाँ हमको ये बात समझ आ रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट पी को कभी भी अपना डोमेन का हिस्सा नहीं कहोगे। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई तुम इस लाइन पर, इस एक्सिस पर मूव करना शुरू कर दो, आप मूव करते गए करते गए करते गए, जैसे ही आप लोग बी पर पहुंचोगे, मैं कहता हूं बी पर खड़े हो जाओ। जब आप बी पर खड़े हो जाओगे तो ये कर्व जो है इस जगह पर क्या हो रखा है, टूटा हुआ है। ये कर्व इस पॉइंट पर क्या हो रखा है बच्चों, टूटा हुआ है। अगर कोई कर्व किसी पॉइंट पर टूट जाए, इसका मतलब ये है कि जब आप उस पॉइंट पर खड़े होकर के ग्राफ को ऊपर देखोगे ना, ग्राफ आपका ना तो ऊपर नजर आएगा ना ही आपका नीचे नजर आएगा। ये वो कहानी होती है जिसको हम लोग क्या नाम दिया करते हैं, नॉट डिफाइंड। कैसा नाम, नॉट डिफाइंड। यानी कि हम उस पॉइंट पर खड़े नहीं हो सकते बच्चों। बोलो बात समझ आती है या नहीं आती है? आपने सामने यहां पर ये बी भी दिखा रखा है और बी के सामने आपका कर्व डिफाइन भी नहीं है। इस वजह से इस चीज को हम लोग क्या नाम दे देंगे कि ये पॉइंट हमारा फंक्शन के डोमेन के अंदर नहीं है। अब आपको मैं कहता हूं बी से आगे भागना शुरू कर दो। जैसे ही आप बी से आगे भागना शुरू करोगे, ये आपका भागता हुआ आगे तक चला जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जितना भी पोर्शन आपका आगे से पीछे तक ये सबका सब नजर आ रहा है, ये सब का सब हमारा किसका हिस्सा होगा? ये सब का सब हमारा डोमेन का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा? डोमेन का हिस्सा होगा। और कभी अगर मुझको डोमेन की जरूरत पड़ जाए लिखने की कि भाई डोमेन को लिखेंगे आखिरकार किस तरीके से, तो डोमेन को लिखने का तरीका ये है। देखो शुरुआत कहां से हुई तुम्हारा, ए से। ए पर फंक्शन कैसा है देखो, डिफाइन, और उस पर क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको ए से लेकर के कहां तक, आपका बी तक।
ओपन ब्रैकेट, बी पर मैंने क्या लगा दिया बच्चों, ओपन ब्रैकेट, फिर यूनियन लगा करके फिर कह सकते हो इस बात को बी से लेकर के सी तक क्लोज ब्रैकेट। या अगर कोई लिखना चाहे तो इस बात को ऐसा भी लिख सकता है बच्चों, ए से लेकर के सी और माइनस का बी। यतन ने भी गलत लिखा, हर्षित ने भी गलत लिखा। इस पर क्या लगेगा हमारा, करली ब्रेसेस आपका, ये चीज आपका बी चलेगा। याद करो जब इंटरवल को लिखा जाता है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है, एक अकेले पॉइंट को इसमें से आपको बाहर निकालना है तो उसको विद इन करली ब्रेसेस उठा करके सबट्रैक्ट किया जाएगा। जल्दी बताओ बच्चों, तुमको ये ग्राफ के अकॉर्डिंग इस चीज का कंसेप्ट समझ आ रहा है या नहीं, कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग डोमेन कैसे देखेंगे और रेंज अपना के रेंज में बता रहा हूं वो भी कैसे देखेंगे। बस ये बात बताओ कि आप इतना समझ पा रहे हो कि डोमेन हम किस प्रकार से देख पाएंगे। चलो कोई बात नहीं है तन साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बढ़ सकता हूं मैं आगे फिलहाल के लिए। अभी अब आ जाता हूं जल्दी में किसके ऊपर, देखो रेंज के ऊपर। देखो अब इधर देखो, अगली चीज अगर मैं डिफाइन करना चाहूं कि भाई रेंज क्या होगा तब हमारा, तो रेंज को क्या बताना पड़ेगा तुम लोगों को। देखो इस चीज को इस प्रकार से लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है। फॉर विच आपका जो भी फंक्शन था आपका वो डिफाइन चल रहा था। अब ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज की क्या होगी बात ही, ठीक है। चलो अब कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये हुआ बच्चों, जब आप किसी नंबर को रखते हो ना तो आपका सामने में कोई आंसर आया करता है। आप यहां पर खड़े होकर के ग्राफ को देखोगे ना तो आपका आंसर यहां कहीं पर आएगा, यहां पर खड़े होकर के देखोगे तो ग्राफ का आंसर यहां कहीं आएगा। जिन जिन जगहों पर आपका ग्राफ का आंसर आने लग जाए साहब, वो सिंपल सिंपल तरीके से आपका क्या बन जाता है, वो सिंपल तरीके से आपका वो चीज रेंज बन जाता है। अब आपको काम क्या करना होता है, ऐसे समझो, अब आप लोग किस पर चलना शुरू करोगे, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर चलकर देखा जाता है कि वाई एक्सिस पर चलने से, वाई एक्सिस पर चलने से, चलो बहुत बढ़िया। अब सब लोग करली ब्रेसेस को ढूंढने चलो भाई साहब, मतलब यतन को भाई करली ब्रेसेस नहीं मिल रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है आज का। ठीक है सब भेज रहे, ले भाई करली ब्रेसेस, क्या याद करेगा तू भी, ले हमारे से ले ले करली ब्रेसेस। चलो देखो अब इस चीज को, ये वाली इतनी इतनी बात है आपके पास में, जब आप किसी भी ग्राफ को कहां पर से देखोगे, वाई एक्सिस पर से देखोगे, किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाओ, या तो वो लेफ्ट में आएगा या फिर वो राइट में आएगा, यानी कि लेफ्ट या राइट में आपको वो कर्व अपना नजर आना चाहिए। अगर वो कर्व अपना नजर आ रहा है तुम लोगों को, तो उस बात को हमेशा के लिए क्या नाम दोगे, हमेशा के लिए अपना रेंज नाम दो, ठीक है। चलो अब इधर देखो वापस से, तो ये सारा का सारा हिस्सा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, देखो ये सारा का सारा हिस्सा नीचे से लेकर के ये ऊपर तक जितना भी पोर्शन में तुम लोगों को दिखा रहा हूं, ये सब का सब हमारा किस में शामिल होगा, ये सब का सब हमारा रेंज के अंदर शामिल होगा। आप ये कह सकते हो कि सर तुम्हारा आंसर बी पर आएगा क्या, इधर ध्यान देना, देखो इसमें थोड़ा सा अभी सोचने की तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कई लोगों को, कई बच्चों को ये बात थोड़ा सा सर के ऊपर से गुजर जाए, लेकिन जैसे जैसे अभी आगे चैप्टर बढ़ेगा, लिमिट्स वगैरह आएगा और भी बहुत सारी जगहों पर मैं तुमको इस चीज का आंसर बताऊंगा। आप ये मत कहना कि बी पर आंसर जो होगा यहां वाला वो नहीं मिल पा रहा, गौर से मेरी बात सुनो शायद समझ आ जाए। बी पर सामने वाला आंसर नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ना मिल पाए। आप ये देखो ना बच्चों, ये सामने वाला आंसर क्या कहीं और नहीं मिल पाएगा, यहां पर मिल जाएगा आपको वो आंसर। तो इस पॉइंट पर तो मिल पा रहा है ना आपको वो आंसर। अगर मान लो एक बार को कि ये ग्राफ हमारा ऊपर से ऊपर खत्म हो जाता है, यहीं का यहीं खत्म हो जाता, तो बी पर आपका कोई आंसर ना आ पाता है ना। ओवरऑल अभी मुझे केवल केवल डोमेन रेंज के बारे में कंसेप्ट समझाना है, तो उतना नहीं घुमाएंगे इस बात को। बस आप इतना कह देना भाई कि ये इतना इतना सबका सब हिस्सा हमारा कौन हो जाएगा, ये सारा का सारा हिस्सा हमारा हो जाएगा रेंज। और जब रेंज को लिखना पड़ेगा तो आप इसको लिखोगे डी से लेकर के कहां तक, अपना ई। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना। अभी जो होगा अपना बी पर कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा, क्योंकि ग्राफ जो है बच्चों, ग्राफ देखो बहुत नीचे तक गया है, जो आंसर यहां नहीं आ पाएगा कोई गड़बड़ नहीं, वो आंसर यहां कहीं पर आएगा। इसके सामने मिला दिया करो, देखो इसके सामने यहां कहीं पर आएगा। और मैंने क्या कहा, अगर ग्राफ ये ऊपर से ऊपर ही उड़ा दिया जाए, अब इसको मिला करके देखो, क्या अब कोई सामने में पॉइंट है यहां पर देखने के लिए, यानी कि यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, तो अब कभी भी आंसर आएगा नहीं इस वाली बात का, ठीक है ना।
चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से आगे में। तो हमको छोटी मोटी बात क्लियर हो चुकी है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे देखा जा सकता है। डोमेन के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एक्स एक्सिस पर भागना शुरू करोगे। ग्राफ अगर ऊपर आपको ऊपर या नीचे नजर आ जाए तो वो डोमेन का हिस्सा बन जाएगा, और अगर वाई एक्सिस पर भागना शुरू करोगे तो आपको लेफ्ट या राइट में आपका अपना कर्व नजर आना चाहिए। चलिए चलो अगली बार में आगे में बात करते हैं जल्दी से इधर पर। अब यहां पर ओवरऑल हमारे पास में क्या है, ओवरऑल अब तुमको यहां से सीखना है कुछ छोटा मोटा पोर्शन जिसको बोला जाता है आपका ग्राफ थ्योरी, है ना। ग्राफ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट में से एक हिस्सा हुआ करता है अपना एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए खास तौर पर। सबसे पहले हमने बात करी है कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, और जहां जहां पर मैं बात लिख रहा हूं ना फंक्शन, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है तुम लोगों को। देखो अगर कोई आप लोगों के पास लिख दे भैया कि एफ एक्स बराबर में सी है और सी आपका कोई कांस्टेंट नंबर हो चुका है, आप इसी बात को ऐसा भी कह सकते थे कि भाई y बराबर में ये c हो जाएगा। अब बात को समझनी होगी आपको ये चीज कि भाई कांस्टेंट फंक्शन का दरअसल हमारा मतलब क्या होगा। कांस्टेंट किस बात को इसने एकदम से बोल दिया, कांस्टेंट का मतलब केवल और केवल इस बात से है बच्चों कि आप x की जगह पर कोई भी नंबर रखते जा रहे हो पर आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है, आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखो बच्चों एफ एक्स बराबर में 3, अब मैं तुमसे कहता हूं x की जगह पर कोई नंबर रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, 3 आएगा। इन सब जगहों पर हमको डोमेन और रेंज बताना पड़ेगा, पर एक खास बात, डोमेन रेंज निकालना मैंने अभी तुमको समझाया नहीं है, सबके सब डोमेन रेंज आप निकालोगे किससे, ग्राफ के थ्रू। अब इधर वापस से देखो, मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दे रहा हूं, मान लो कि ये लाइन मैंने ऐसे करके ये खींच दिया। आपका ये जो लाइन होगा ये किस पॉइंट से होकर के गुजर करके जाएगा, या आपका गुजर करके गया होगा सी से। किससे गुजर करके गया होगा, सी से ये गुजर करके गया होगा। अब मैं तुमसे कहता हूं कि एक्स एक्सिस पर चलना शुरू करो, किस पर चलना शुरू करो, एक्स एक्सिस पर चलना शुरू करो। अगर आपने एक्स एक्सिस पर चलना शुरू कर दिया तो मुझको बस यहां पर 2 बातें बता देना, एक बता देना इस जगह पर डोमेन, और दूसरी बात इस जगह पर देख करके बता देना अपना रेंज। ये दोनों बातें बता दो जल्दी जल्दी, एक बता दो अपना डोमेन और दूसरा बता दो अपना रेंज, जल्दी से जल्दी। ठीक है देव चौहान, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बताओ बच्चों जल्दी जल्दी, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा इसका। देखो ये नहीं कहना कि यहां खड़ा हो जाऊंगा तो ग्राफ नहीं नजर आ रहा है, मैंने ग्राफ उतना ही बनाया है, अभी और भी दूर तक चलता रहेगा वो, है ना। y बराबर समथिंग, y बराबर एक स्ट्रेट लाइन ही तो होगी जो कि आपका किसको कट करके जाएगी, y एक्सिस को कट करके जाएगी। यहां खड़ा हो जाऊं, यहां खड़ा हो जाऊं, कहीं पर भी अगर आप खड़े हो जाते हो तो इसका डोमेन जो होगा कैपिटल R होगा, या उसी बात को आप लोग कहा करते हो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी। अगर रेंज की बात आएगी इस जगह पर आपका, तो रेंज में केवल केवल एक ही आंसर आ रहा है, चाहे इधर खिसका लो ग्राफ, उधर खिसका लो, किसी भी पॉइंट पर पलट करके देखोगे तो आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, सी ही आपका आंसर आएगा। ठीक है चलो, रेंज आ जाएगा इस बात का ए। ठीक है चलो सी, ठीक है। तो इतनी इतनी बात अपने को समझ आती है। आगे में आते हैं हम लोग, अगला बात है हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब और कुछ भी नहीं है, एक ऐसा पॉलिनोमियल आपका कुछ ऐसा जो कि आपका किस में चल रहा हो, केवल एक वेरिएबल एक्स में चल रहा हो। ओवरऑल इस बात को अगर देखना चाहो ना, ये आपका वाई बराबर एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे कोई गड़बड़ नहीं है, वो मैं उस टाइम मुझे पता नहीं था ब्रैकेट वगैरह नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम सुनते रहो इधर पर, ब्रैकेट ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं समझ जाऊंगा जो भी तुम लिखोगे, ठीक है। चलो अब इधर वापस से देखो इस चीज को, कि इस चीज का हम लोग डोमेन और रेंज किस तरीके से बता पाएंगे। ओवरऑल आप ये समझो कि ये आपका किसका इक्वेशन है, कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन आपका कैसे भी जा सकता है। मान लो कि स्ट्रेट लाइन आपका ये कुछ कुछ इस प्रकार से ऐसे करके ये चला गया। अब आप कहीं पर भी भाग करके देखो, आप फॉर एग्जाम्पल के लिए इस पोर्शन पर भागते हो, ग्राफ आपको ऊपर भी नजर आएगा, ग्राफ आपको नीचे भी नजर आएगा, हर एक जगह पर आपको ग्राफ नजर आएगा, तो इस वजह से इसका डोमेन और रेंज दोनों बता दो क्या होगा। डोमेन भी बच्चों और इस बात का आपका रेंज भी बता दो कि कितना कितना इसका रहेगा। डोमेन भी इसका आर रहेगा और रेंज भी इसका कैपिटल आर रहेगा। डोमेन भी आर रहेगा और रेंज भी इसका कितना रहेगा, आर रहेगा, क्योंकि वो आपका एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना ओवरऑल, बस इस करके आपका। अब आ जाते हैं अगले हिस्से पर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये वो वाले फंक्शन है आपके बच्चों जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुमको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसी चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि भाई इसको मैं किस किस तरीके से प्लॉट कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ, वो सारी की सारी आपकी बातें।
तो सबसे पहली चीज आपका कौन है, देखो इधर पर fx बराबर में एक्स स्क्वायर, इसको आप जानते भी हो, अगर नहीं भी जानते तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है इसमें। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है जिसको हम क्या बोला करते हैं बच्चों, अपवर्ड पैराबोला, इस बात को आप लोग बोला करते हो। ये आपका एक पैराबोला का स्ट्रक्चर होता है, fx बराबर एक्स स्क्वायर। कैसे पता चल रहा है मुझको ये बात, आप माइनस नेगेटिव नंबर भी रखोगे तब भी आपका वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर रखोगे तब तो पॉजिटिव आएगा ही, और अगर जीरो रखोगे तब तो जीरो ही आएगा वो हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बता दो जल्दी से इसके लिए कि इस बात का हमारा डोमेन कितना होगा और इस बात का हमारे पास में रेंज कितना होगा, जल्दी जल्दी। इसका डोमेन कितना होगा और इस बात का हमारा रेंज कितना होगा। देखो डोमेन के लिए मैंने क्या बताया, कहीं पर भी भाग करके देखो आपको ग्राफ नजर आना चाहिए, इधर भागोगे तो ग्राफ आपको हर जगह पर नजर आएगा, तो डोमेन तो हो जाएगा इस बात का आर। लेकिन रेंज के लिए देखो बच्चों, रेंज के लिए ग्राफ का इतना ही पोर्शन वाई एक्सिस का कवर हो रहा है, नीचे वाला पोर्शन आपका कवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो इसका रेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट में जीरो से लेकर के कहां तक तुम्हारा ये इंफिनिटी तक आ जाएगा, इंफिनिटी पे ऊपर लगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया हर्षित, बहुत बढ़िया ईश्वी। ठीक है, हाँ हिमांशु बहुत बढ़िया, पैराबोलिक होगा। ठीक है, चलिए अब इधर देखो वापस से, अगला ग्राफ हमारा किसका है, एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब। ये जो सारे ग्राफ है ना कभी आपको रास्ते में देखना, पूरे कैलकुलस के अंदर कहीं ना कहीं पर जरूर आपको ये सब के सब देखने को मिला करेंगे। अब बात आ जाती है एक्स क्यूब के बारे में। देखो हल्का सा आइडिया ये लेना होता है इस जगह पर कि इसमें पावर आपका इवन है, और इवन पावर आने से ये ध्यान रखोगे, मैं समझाऊंगा इस बात को आगे चल करके, जिसका डिग्री इवन होता है ना वो ग्राफ आपका वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और जिसका डिग्री आपका ऑड हो जाए वो आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होगा, वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कहा जाता है फिर आपका। अब इधर देखो इसका ग्राफ जो बनेगा, सबसे पहले इधर वाला तो हिस्सा ऐसा ही बनेगा, और इधर वाला हिस्सा कैसा बन जाएगा इसका, कुछ कुछ इस प्रकार का ये बन जाएगा। ये ग्राफ आपका ऐसा क्यों बना करता है बच्चों, ऐसे समझो, देखो पॉजिटिव नंबर रखने के बाद आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर रखने के बाद नेगेटिव आएगा, तो ये ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पकड़ेगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट पकड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो इसका डोमेन आ जाएगा, डोमेन और रेंज अब जल्दी जल्दी दोनों के दोनों बता दो आप लोग कितने कितने होंगे, डोमेन भी बता दो इस बात का, और इस बात का मुझको रेंज भी बता दो। इस बात का जो डोमेन होगा वो कितना होगा आपका, आर होगा, कैपिटल आर होगा, और जो इसका रेंज होगा वो भी कितना होगा आपका, कैपिटल आर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं जल्दी से अगले हिस्से पर। अब है हमारे पास में कुछ रेशनल फंक्शन। रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशनल किस बात को कहते हो, जैसे कि रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि आपका वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। रेशनल फंक्शन आपके दो तरीके के होते हैं बच्चों, मैं दोनों के दोनों आप लोगों को बता देता हूं। पहला फंक्शन है हमारे पास में एफ एक्स बराबर में 1 अपॉन एक्स, और एक दूसरा फंक्शन आएगा हमारे पास में एफ एक्स बराबर में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। दोनों का ग्राफ लगभग देखा जाए तो एक तरीके का सेम ग्राफ ही होता है हमारा। अब आप यहां पर ध्यान दो बच्चों, आपने 1 अपॉन एक्स लिख दिया, और आप फिर दोबारा मुझसे ये कह सकते हो क्या इसका ये डोमेन डिफाइन नहीं करोगे आप, मैं कहूंगा डिफाइन करता हूं मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि तुमको एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लेनी, एक्स की वैल्यू को जीरो नहीं लेना। इधर पर भी डिफाइन करोगे कि भाई तुमको एक्स की वैल्यू को जीरो नहीं लेना, तब जाकर के ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इधर वापस से सुनो, अब मैं इसका ग्राफ फिर वापस से बनाने की कोशिश करता हूं। 1 अपॉन एक्स का ग्राफ बनाना बहुत आसान है, उससे भी ज्यादा आसान होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को बनाना। ठीक है, दोनों ग्राफ ध्यान से बिल्कुल अच्छे से देखोगे ताकि ये बात तुम लोगों को समझ आ जाए। अब इधर देखना बच्चों, वापस से आप मुझे बस एक छोटी सी बात इधर देख करके बताओ कि आपको इस ग्राफ में क्या चीज नजर आ रही है। एक बात ये नोटिस करा करो हर एक ग्राफ में कि आप जब कोई नंबर रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा। जीरो रखने से उसने मना कर दिया है, जीरो हम लोगों को रखना नहीं है। आप लोग पॉजिटिव नंबर रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब पोर्शन कवर होगा या तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। अब ऐसे समझो इस चीज में, आप जब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रखोगे कि जितना भी बड़ा नंबर रखोगे आंसर और छोटा हो जाएगा, यानी कि ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होता है, जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा कर्व होता है ना, तो ये आपका इस तरीके का कुछ कुछ ऐसा ऐसा कर्व आपका बना करेगा। अब आप मुझे बताओ एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी आप भागना शुरू कर दो, एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी आप भागना शुरू कर दो, कि आपको ग्राफ नजर आएगा, आप कहोगे बिल्कुल नजर आएगा। अब मैं इस बात का डोमेन लिखने जा रहा हूं, सब लोग इधर ध्यान दोगे, देखो इस बात का मैं डोमेन लिखने जा रहा हूं और इस बात का मैं रेंज लिखने जा रहा हूं। ये दो बातें मैं लिखने जा रहा हूं। जब इसका मैं डोमेन लिखूंगा तो डोमेन के लिए आप इसको बताओगे कि भाई इस जगह पर सब जगह पर भाग सकते हो, पर जीरो पर खड़े नहीं होना, क्योंकि जीरो पर खड़े हो जाओगे तो ग्राफ ना तो आपका ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। बहुत बढ़िया हर्षित, ठीक है, डोमेन में दोनों ही जगह पर क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा, जीरो हटाया जाएगा। तो डोमेन वाले के लिए आप इसको लिखोगे क्या, देखो आर में से आपको जीरो घटाना पड़ेगा,
आर में से आपको 0 घटाना पड़ेगा। अब जब आप वाई एक्सिस पर भाग करके देखोगे तो 0 इसमें भी नहीं आएगा आपका, तो यहां से भी आपको क्या करना पड़ेगा, आर में से अपना 0 यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी बता दो कि हाँ हमको यहां तक ये बात क्लियर हो गई है, तो मैं आगे बढ़ू। जल्दी बता दो कि क्लियर है ये वाली बात। अब मैं तुमको सेकंड वाले ग्राफ के बारे में हल्का सा नॉलेज देता हूं। तो सेकंड वाले केस में अपने को क्या करना है, जल्दी देखो इधर पर। सेकंड वाले का ग्राफ भी आपका ऐसा बनेगा, पर इस बार इसका डिग्री 2 हो गया। डिग्री 2 होने से, पावर इवन होने से चीजें आपकी ऊपर चली जाएंगी, और ऊपर चली जाएंगी ना जब ये चीजें, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। सब लोग इधर ध्यान दोगे, देखो देखो ग्राफ इस बार जो आपका बनेगा वो कुछ कुछ ऐसा रूप का, और फिर वो ऐसे रूप का, ऐसा बनेगा आपका वो ग्राफ। यानी कि नीचे वाला पोर्शन बस आपका ऊपर चला जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में और बेटर तरीके से इस बात को सीख पाएंगे हम, उसकी चिंता ना करो। ठीक है, चलिए अब बता दो जल्दी से इस जगह पर आपका डोमेन कितना रहेगा और इस बात का आपका रेंज कितना रहेगा। डोमेन बोलो जल्दी जल्दी बच्चों, और साथ ही साथ इसका रेंज भी बता दो मेरे को। डोमेन बोलो, रेंज बोलो। इसका डोमेन कितना होगा, सारे के सब एक्स एक्सिस पर चलना शुरू करो। एक्स एक्सिस पर चलोगे तो 0 आपका आएगा क्या, आप उसको मना करोगे कि भाई 0 तो नहीं आएगा। तो डोमेन वाले से सबसे पहले किसको रिमूव करो, यहां से 0। 0 नहीं आएगा। अब सब लोग मुझे बिल्कुल ढंग से रेंज लिख करके बता दो, रेंज कितना होगा, जल्दी से जल्दी बताओ बताओ। चलो बहुत बढ़िया हर्षित, सही है। हिमांशु ने भी है, नहीं हिमांशु ने ब्रैकेट थोड़ा गलत कर दिया। ईश्वी ने ब्रैकेट का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, ठीक है। विशाल का सही है, बढ़िया। बच्चों ऐसे सोचो, आपको ग्राफ नजर आना चाहिए ना, नेगेटिव वाले पर तो नजर नहीं आएगा ग्राफ आपको। क्या 0 पर खड़े हो जाने के बाद आजू बाजू में ग्राफ कहीं पर भी नजर आएगा, आजू बाजू में कहीं पर भी ग्राफ नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब 0 कभी आंसर में नहीं आएगा, 0 कभी आंसर में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया ऋषभ, लविश ठीक है, ऋषभ का भी सही है, दिव्यांशी का भी सही है, हिमांशु का ठीक है, विशाल का भी ठीक है। चलो तो इसका मतलब रेंज कितना आ जाएगा इस बात का, ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर के इन्फिनिटी। ओवरऑल में जो भी तुम्हें कुछ भी यहाँ पर सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये सबका सब आपका क्या है, कोई ऐसा पर्टिकुलर तरीका नहीं बताया मैंने कि रेंज ऐसे निकालना है बच्चों, या डोमेन का निकालने का तरीका, वो बिल्कुल नहीं बताया। मैं केवल अभी तुम लोगों को इतना बता रहा हूँ कि ग्राफ को देख कर तुमको डोमेन रेंज निकालना चाहिए। अरे देव चौहान साहब माफी, तुम शायद ऊपर चले गए। देव चौहान आप लीजेंड हो ना, आप देखो कमेंट में भी ऊपर ही रहते हो हमेशा, देखो इसलिए आप दिखते नहीं हो। चलो चलो सेकंड वाले को वापस बता देता हूँ मैं, देखो सेकंड वाले को वापस बता देता हूँ, दोबारा सुनो देखो एक बार। बच्चों एक्स स्क्वायर लगने से ना, एक्स के ऊपर स्क्वायर लगने से चीजें स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएंगी, जो नेगेटिव चीजें भी होंगी ना वो पॉजिटिव बन जाएंगी। तो नीचे वाली बातें आपकी ऊपर चली गई, नीचे वाली बातें आपकी ऊपर चली गई। अब मैं कहता हूं बच्चों आप एक्स एक्सिस पर भागना शुरू करो, आप भागते गए, ऊपर नीचे ग्राफ कहीं पर भी नजर आना चाहिए आपको। ग्राफ ऊपर ऊपर नजर आ रहा है, बढ़िया बात है। यहां पर खड़े हो जाने के बाद ग्राफ नहीं नजर आएगा, तो 0 को छोड़ना पड़ेगा। डोमेन में खड़े होकर के अगर आपको ग्राफ नजर ना आए तो उस हिस्से को छोड़ना पड़ता है, तो मैंने उस 0 को छोड़ दिया। अगली बात, फिर मैंने वाई एक्सिस पर भागना शुरू करा, ऊपर से नीचे तक भागते भागते हर जगह पर ग्राफ होगा। लेकिन जैसे ही मैं 0 पर खड़ा हो जाऊंगा, जैसे ही 0 पर खड़ा हो जाऊंगा, वहां पर ग्राफ आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब बता दो जल्दी जल्दी साहब कि ये चीज समझ आ गई। बच्चों आर पॉजिटिव भी लिख सकते हो उसको, बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण, ठीक है, आर पॉजिटिव लिखा जा सकता है उसको। ठीक है, अभी इतनी दिक्कत मत मानो कि ग्राफ कैसे बन गया, ये सारी की सारी कुछ कर्व तो देखो बच्चों आप लोगों को याद रखने भी पड़ेंगे। कुछ कर्व ऐसे होंगे जो ट्रांसफॉर्म करोगे बाद में चल करके, वो मैं तुमको सिखा भी दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए बढ़ सकते हैं हम लोग आगे। चलो खैर, अब आ जाते हैं हम अपने अगले हिस्से पर। ठीक है, उनका सबसे फेवरेट वाले हिस्सा है यहाँ से आपका, जिसको हम नाम क्या दिया करते हैं बच्चों, मॉडुलस फंक्शन इसको नाम दिया करते हैं। अच्छा, देखने में कैसा नजर आता है, देखने में ऐसा नजर आता है, ये एफ एक्स बराबर में मॉड एक्स, आपको ये ऐसा नजर आता है। ठीक है ना, मैं इसको आपका वर्किंग रूल इसका समझा देता हूं आपको कि इसका काम क्या रहेगा, हमेशा कैसा कैसा ये काम करेगा, किस तरीके से ये डील करेगा। ऐसा ये कुछ होगा, आप इसके अंदर कोई भी नंबर रखोगे, एनी रियल नंबर रख लो इसके अंदर, आप यहाँ पर एनी रियल नंबर आप इसके अंदर रखो,
अब रियल नंबर रखने से क्या मतलब है बच्चों? रियल नंबर रखने से मतलब है कि आपका नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इर्रेशनल फंक्शन, हर्षित ये कौन सा फंक्शन हो गया? देखो चौहान साहब, इर्रेशनल फंक्शन नहीं होता बच्चों, कोई पावर फंक्शन के नाम से जाना जाता है और बाकी का कुछ उतनी कोई खास हमें जरूरत है, उसकी नीड नहीं पड़ेगी, है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पावर फंक्शन वगैरह की। चलो अब इधर आ जाओ जल्दी से। एनी रियल नंबर आप इसके अंदर रखोगे, रखने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको हमेशा क्या मिलेगा बच्चों? देखो पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, हमेशा ही वो आपको पॉजिटिव नंबर बाहर निकाल करके देगा। ठीक है, चलो बाकी इतनी चिंता मत करो। देखो अभी जितना मैं बता रहा हूं ना उतने पर भरोसा रखो साहब, अभी चिंता ना करो। देखो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि तुम्हारे पास में बेसिक बेसिक, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी देखो मतलब ये मान करके चलो अभी ऐसी ऐसी चीजें आएंगी तुम्हारे पास, इन चीजों के ग्राफ अभी बैठ करके तुम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे थोड़ी ही समय बाद, वो चीजें भी थोड़ी देर में कर पाओगे। फिर उसके बाद हम कहीं पर डोमेन रेंज निकालने के लिए चलेंगे, ये सारी की सारी चीजें। तो अभी काफी कुछ सीखना है, तो बस सीखते हुए चलो बस अभी। और इतना ध्यान रखना जो चीज सीखोगे बस उसको इस तरीके से सीखना भाई कि दोबारा दोबारा बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े इसको रिवाइज करने की। ठीक है, हाँ देव चौहान साहब, एक्स की पावर 1/2n और एक्स की पावर 1/2n+1 करके कराया होगा। ठीक है, चलो कृष्ण फगा साहब, सर्दी में गर्मी, ठीक है ठीक है ठीक है हर्षित, ठीक है। चलो अब इधर देखो वापस से, ऐसा ऐसा कुछ था हमारा कि कोई भी नंबर आप इस जगह पर रखोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? अपना आंसर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। अब मैं तुमको इसको हल्का सा इसमें कुछ बताता हूं कि ओवरऑल जो आपका ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसको मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोला जाता है हल्का सा। हालांकि मैंने इसमें क्वाड्रेटिक में भी इसको तुम्हारा आइडिया दिया था कि क्वाड्रेटिक में भी क्या क्या होता है। अब इधर वापस से सुनना, आपके पास में जो ये एफ एक्स बराबर में कुछ भी लिखा हुआ है ना बच्चों तुम्हारा, आप इस फंक्शन को दो हिस्सों पर स्प्लिट कर सकते थे। मैं बताता हूं कैसे स्प्लिट कर सकते थे। तो देखना यहां पर वापस से, आपके पास में जो ये मॉड बना हुआ है, जो आपका ये मॉडुलस बना हुआ है, इस मॉडुलस में आपको एक बात नजर आ रही होगी कि इसका खुद का एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। अगर आप ना भूले हो इस बात को, तो क्रिटिकल पॉइंट किसी भी फंक्शन का निकाला जाता था उस फंक्शन को 0 के बराबर रख करके। मैंने एक्स को रख दिया 0 के बराबर, ठीक है, आपको x बराबर 0 कर लिया। यहां पर x बराबर 0 करने के बाद ये पॉइंट बन चुका मेरा क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बन चुका आपका? ये क्रिटिकल पॉइंट बन चुका हमारा ये, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा ये बन चुका है, क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू में इसको चेक करा जाएगा तो इधर पर पॉजिटिव खुलेगा और इधर पर नेगेटिव खुलेगा। तो कहने का मतलब ये बना, इस जगह पर आप लिखोगे x, जब x का वैल्यू क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पर लिखोगे आप अपना -x, इसका वैल्यू क्या रहेगा? x की वैल्यू लेस देन 0। ये इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, है ना। ये मैं बता भी चुका था स्प्लिट कैसे किया जाता है। इक्वल टू किसी भी एक में लगा लो, या तो इसमें लगा लो या इसमें लगा लो, दोनों में से किसी में भी लगा सकते हो। अब आते हैं चलो इसका ग्राफ बनाने के लिए कि हम इसका ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ कर पाएंगे। तो ग्राफ इसका देखना, बहुत सर्वसाधारण सा इसका ग्राफ है, बहुत आसान सा इसका ग्राफ है, एक बार में ही सीख जाओगे। देखो सबसे पहली बात को नोटिस करो कि आपके पास में जो ग्राफ बनाया जाएगा उस ग्राफ में क्या क्या चीजें आपकी आ रही हैं। देखो सबसे पहले देखो y मान सकते हो इसको, y बराबर में क्या लिखा हुआ है? देखो आपका x, में पहले से ही लिख देता हूं कि ये आपका ओवरऑल कौन लिखा हुआ है? आपका ये ओवरऑल आपका y लिखा हुआ है। अब इसको डायरेक्टली एक बार कनेक्ट करके देखो इधर पर सब लोग जल्दी से। चलो कोई बात नहीं हर्षित साहब, कोई दिक्कत नहीं, नेट ने दिखा दी, ठीक है, नेट ने दिखाई औकात। चलो खैर अभी वापस आओ, देखो वापस से आपके पास में y की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? देखो x के बराबर। अगर तुम ना भूले हो, 2D इसीलिए पढ़ाया गया था थोड़ा बहुत कि y बराबर x कहां से होकर के गुजर करके जाता है। y बराबर x आपका कहां से पास करके जाता है? सोचो एक बार को जरा, y बराबर x आपका कहां से होकर के निकल करके जाता है? जल्दी जल्दी। y बराबर x जो होगी एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, जो कि ओरिजिन से ऐसे करके 45 डिग्री से पास होकर के जा रही होगी। मैं तुमको एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूं किसी चीज का ग्राफ बनाया कैसे गया है। आप यहां पर देख पा रहे हो y बराबर x आपकी ये लाइन ड्रॉ हो गई, लेकिन इस बात को भूलना नहीं है आपको कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। कहने का मतलब ग्राफ बनाने के लिए आप ये हिस्सा पकड़ोगे और इसको इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा दोगे। आपने कहा ठीक है भाई, ड्रॉ करके इसको मैंने दिखा दिया। अब खुद पूछो इससे इसका कहना क्या था? x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा रहे। हमारे पास x का वैल्यू 0 या 0 से बड़े पर हमने इस ग्राफ को बना दिया, ठीक है।
चलो अब इधर देखो वापस से, इधर पर आपके पास में ये ऐसा कुछ बन जाएगा आपका, लेकिन आपके पास में x का वैल्यू क्या होना चाहिए, अब आपका 0 से छोटा होना चाहिए। अब आपका x का वैल्यू 0 से अगर छोटा होना चाहिए तो आपका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये वाला हिस्सा, ये आपका पीछे पीछे के हिस्से पर बनेगा। ये जो ग्राफ होता है आपका वी शेप का, तो इसी चीज को हम लोग क्या नाम दिया करते हैं, इसी चीज को हम लोग मॉडुलस फंक्शन नाम दिया करते हैं। ठीक है, चलो अब इधर देखो वापस से, आपके पास में ये जो हिस्सा होगा जिस पर आप एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे होंगे, ये वापस से कौन कहलाएगा, ये वापस से तुम्हारा कहलाएगा बच्चों डोमेन। और वापस से इसका मैं रेंज पूछूं तो रेंज कितना कहलाएगा, दोनों के दोनों जल्दी जल्दी आंसर बता दो। डोमेन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सारे रियल नंबर आपके पास में डोमेन का हिस्सा बन चुके होंगे, हाँ या ना। बस भाई साहब, मतलब अब कमेंट सेक्शन तो मतलब बस इसी चीज से फुलफिल हो रहा है भाई साहब। यहाँ पासवर्ड शेयर हो रहे हैं, कोई हॉटस्पॉट दे रहा है। कैलकुलस क्या है, कैलकुलस फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ भी ना है, आता पढ़ते ही रहते हैं, तो हर साल पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड शेयर कर लो भी आराम से तुम लोग। अभी जो मैं पूछूंगा वो नहीं बताएंगे। चलो बता दो जल्दी से, इसका रेंज क्या होगा, जल्दी बताओ रेंज कितना होगा। रेंज के लिए वापस से ग्राफ को ऊपर से नीचे की तरफ में वापस से देखो तो 0 से लेकर के ऊपर तक जा रहा है, तो क्लोज ब्रैकेट में आपका ये 0 से लेकर के इंफिनिटी तक आ जाएगा, और इंफिनिटी पर क्या लग जाएगा आपका, ये ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपको बस इससे ये दो बातें सीखनी थी। कौन सी दो बातें, कि भाई जो आपका ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का, उस मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ में आपको इस तरीके से वी शेप बनता है, वो ओरिजिन से छू करके निकल करके चला जाता है, डोमेन उसका कैपिटल आर होता है, रेंज उसका 0 से लेकर के इंफिनिटी होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर अपना नहीं आता है। बस सिंपल सी ये बात। चलिए अब है हमारे पास में अपना अगला फंक्शन, आपका फेवरेट सिंघम। ठीक है, इसका नाम हमारा क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो सिग्नम फंक्शन क्या है हमारे पास में, इसको बात कर लेते जल्दी से। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करना है आपको, एसजीएन करके। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, एसजीएन अगर एक्स लिख दिया ना इसने कुछ भी करके, तो आपका वो सिग्नम फंक्शन बन जाएगा। मैं बताऊंगा तुमको सिग्नम किसी चीज का कैसे बनाया जाता है। देखो सबसे पहले मैं बेसिक से बात करता हूँ कि इसका बेसिक सिग्नम फंक्शन हमारा किसके बराबर होता है। देखो ये ऐसा कुछ नजर आता है बच्चों अपने को, एफ एक्स बराबर में, मैंने इस बात को लिख लिया मॉड एक्स अपॉन में एक्स लिख लिया। इधर पर आप इधर पर ध्यान दो, ये जो नीचे वाली बात है, क्या आप यहाँ पर अब 0 रख सकते हो, तो वो मना करेगा तुमको 0 रखने को। तो आप इसको कहना x का वैल्यू हमारा 0 के बराबर नहीं है, x का वैल्यू हमारे पास में 0 के बराबर नहीं। ठीक है, चलो अब देखो वापस से, 0 पर आप कोई और वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, ये प्री डिफाइन होता है। आप 0 नहीं भी लोगे, इस जगह पर 1 लोगे, तब भी वो सिग्नम कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऊपर वाली चीज से डिसाइड करते हैं हम लोग कि वो चीज आपका मॉड एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए, या फिर वो आपका एक्स अपॉन में मॉड एक्स होना चाहिए। ये दोनों की दोनों बातें आपकी इस तरीके से आया करती है। ठीक है बच्चों, अब वापस से अगली बात को इधर देखो। अगली चीज क्या है आपके पास में, इस चीज को मैं वापस से रीड्रॉ करना चाहता हूं। रीड्रॉ किस तरीके से करेंगे वो ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो आपके पास में जो भी कुछ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, वो कौन है, देखो आपका मॉड एक्स अपॉन में एक्स आपका नजर आ रहा है। क्या आप मुझे इस बात को बता सकते हो कि अगर मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, या x का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, या फिर x का वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया, इन दोनों तीनों चीजों के लिए आपका वैल्यू क्या क्या रहेगा, उसको मैं डिसाइड इस जगह पर करना चाहता हूं। ठीक है ना बच्चों, अब देखो इधर पर, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो मॉड x कैसा खुलेगा, आप कहोगे कि मॉड x आपका पॉजिटिव खुलेगा, x अपॉन एक्स। कट पिट के ये वैल्यू कितना बचेगा, ये वैल्यू मेरे पास में 1 बचेगा। अगली बात बताओ, जब x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो 0 पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 पर मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों इस जगह पर 0। एंड एट लास्ट बताओ मुझको, अगर कि अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो ये मॉड x कैसा खुल जाएगा आपका, नेगेटिव। तो ये आप माइनस एक्स अपॉन में x लिख सकते हो इस बात को, और सॉल्व करोगे इस चीज को तो ये आपका कितना बचेगा, ये चीज आपका माइनस का 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब मेरे पास में इतना इतना मेरे को मिल जाता है, ये सारी की सारी बात, एफ एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा, और एफ एक्स का वैल्यू अपना कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये 3 बातें आपको मिल रही हैं। अब मैं चाहूंगा तुमको कि इसका तुम ग्राफ ड्रॉ करके मुझको दिखा दो कि इसका ग्राफ हमारा किस किस के बराबर रहेगा और कैसा कैसा वो बनाया जाएगा। तो देखो इस जगह पर सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करने की इस जगह पर कोशिश करता हूँ, और ढंग से समझना देखो इस बात को, क्योंकि सिग्नम फंक्शन का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होगा, और सबसे ज्यादा जगह पर जो होने वाला इस्तेमाल है
वो आपका कंटिन्यूटी और लिमिट्स वगैरह में ज्यादा है इसका इस्तेमाल हमारा, ठीक है ना। तो देखो वापस से कैसे आपका ग्राफ इस चीज का बनाया जाएगा। बच्चों देखो जीरो पर देखो एक चीज ये सोचो ना, आपको कोई कहता है बच्चों फंक्शन जो बनाया जाता है ना वो बना दिया गया कैसे, किसी भी फंक्शन को उसी से ही डिवाइड कर दिया, उसके मॉडुलस से ऊपर रखा और उसको नीचे रख दिया। ऐसा भी लिख सकते हो आप x अपॉन मॉड x, ये भी आपका सिग्नम में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसा भी बन जाए वो सिग्नम ही रहेगा आपका, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ हर्षित, अभी बताता हूँ। देखो अभी ऋषभ का डाउट क्लियर कर दूं कि जीरो कैसे आया। अब इधर सुनो, देखो आपको कोई कहे कि x का वैल्यू 7 ले लो तब भी आप इस फंक्शन को ही पिक करोगे, है ना। कोई कह दे आपको x का वैल्यू 8 ले लो तब भी आप ऊपर वाले को ही पिक करोगे। उसका कहना है कि x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, x की वैल्यू को 0 नहीं लेना है। और आप कह दो अगर इसको कि x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या करूंगा, इसलिए हमने x इक्वल टू 0 पर ये कहा, फिर यहां पर मत जाना, आप ये वाली वैल्यू ले लेना। जरूरी नहीं था 0 लेना, आप इस बात को अपना 10 भी कंसिडर कर सकते थे, तब भी कोई गड़बड़ वाली बात इसमें नहीं थी, ठीक है। तो आप यहां पर ये कह रहे हो कि x का वैल्यू जब 0 होगा तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरे पास में आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब वापस से आते हैं हम अगली बात पर अपनी। देखो अगली चीज हमारे पास में क्या है, देखो अगली चीज हमारे पास में ये है इस जगह पर कि आप जब इस चीज का ग्राफ यहां पर ड्रॉ करने जाओगे तो सबसे पहले देखो ये चीज जो है आपका fx, इसको आप फिलहाल के लिए y कंसिडर कर लो। इधर पर आप पाओगे कि भाई y का वैल्यू कितना है, देखो 1। अब मुझे बताओ y बराबर 1 कौन होता है आपका, सोच के देखो एक बार जरा। y बराबर 1 आपका एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है ना इस तरीके से गुजर करके जाने वाला, लेकिन उसको पूरी जगह पूरी हिस्से पर नहीं बनाना आपको, उसको बनाना है केवल और केवल 0 से आगे पर। और जब वो 0 से आगे पर बनाया जाएगा तो वो कैसा बनेगा, देखो। हाँ ऋषभ बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू मैंने खुद से 0 मान ली है, मन करेगा तो 0 को यहां से हटा के 5 भी मान सकते हो, तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, वो प्री डिफाइन है, यानी कि पहले से डिफाइन कर रखा है हमने उस बात को। अब इधर देखो वापस से, ये चीज हो गया मेरा कौन, हमारा ये चीज आ गया हमारे पास में y इक्वल टू 1। कितना आ गया हमारे पास में, ये y इक्वल टू 1 आ चुका है ये वाला, ठीक है ना। अच्छा एक और बात बताना, क्या 0 पर खड़ा हो रखे हो आप लोग, आप 0 पर खड़े नहीं हो रखे हो इस जगह पर, इस वजह से मैंने होल लगा। अगली एक और बात बताना, दूसरी जो लाइन आप इस जगह पर ड्रॉ करोगे वो कुछ कुछ आपकी ऐसी ऐसी रहेगी जो मैंने ये वाली बात आपके सामने में ड्रॉ करके दिखाई। ये वाली चीज ध्यान से देख पा रहे हो आप, इतना इतना ये आपका 0 से पीछे पीछे का ग्राफ बनेगा, और आप यहां पर भी फंक्शन को नॉट डिफाइन करार दोगे। देखो बच्चों 0 यहां नहीं लेना, 0 पर ना इस पर खड़े होना है ना 0 के लिए इस पर खड़े होना है। जब खड़ा नहीं होना होता ना उस जगह पर, तो उस जगह पर आप होल लगाया करते हो, ठीक है ना। अब इधर देखो वापस से, ये वाला जो पॉइंट रहा आपका, ये पॉइंट आपका 1 रहा, ये पॉइंट आपका -1 रहा। लेकिन एक और बात यहां पर तय थी, वो बात क्या थी देखो आपके पास में, वो बात ये थी, अभी मैं तुमसे कहूं ना कि आप यहां पर भागना शुरू कर दो, तो आप मुझे ये बताओगे, ये कहोगे कि 0 पर खड़े हो जाने के बाद ना ग्राफ ऊपर है ना नीचे, तो 0 पर फंक्शन क्या हो सकता था, नॉट डिफाइंड। लेकिन उसने क्या कहा, 0 पर आंसर कितना है, देखो 0, 0 पर आंसर 0 कहने का मतलब यहां पर बिंदु लगा दोगे। अगर मान लो कल के दिन वो तुमको कह देना कि 0 पर आंसर 5 है, तो 0 पर आंसर 5 यहां पर बिंदु लगा दोगे ऐसे करके। अब जब 0 पर खड़े होके देखोगे ना तो ग्राफ यहां पर दिखेगा तुमको ऊपर। अभी तुम बस इतनी सी मेरे को एक छोटी सी बात ये बता दो, फिलहाल के लिए ये मैंने यहां पर लोकेट कर दिया, इसको यहां पर मैंने डार्क बना दिया, दैट इज x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर मेरा आंसर भी कितना आ रहा है, x बराबर 0 पर मेरा आंसर भी 0 आ रहा है। बोलो बच्चों ये बात कि यहां तक की कहानी अपने को समझ आ गई है, तो मैं आगे बढ़ू, जल्दी 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 बताओ बच्चों, ठीक है। चलिए तो अब मैं बात कर लेता हूं जल्दी से इसके बारे में, दो चीजों के बारे में वापस से। इस चीज का हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेन, क्या चीज, डोमेन। और दूसरी चीज मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूं इसका कौन, आपका रेंज। इन दोनों चीजों का आंसर बता दो जल्दी जल्दी कितना होगा। चलो मैं दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझो, देखो मैं क्या बता रहा हूं वापस से एक बार दोबारा से समझना, देखो इस चीज को। आपसे मैंने ये कहा कि सबसे पहले y बराबर 1 लाइन ड्रॉ करो, क्या बोला, देखो मैंने तुमसे y इक्वल टू 1, यहां पर देखो, देखो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 ये लाइन रहेगी ना आपके सामने में, ये पूरी की पूरी लाइन किसकी होगी, देखो y इक्वल टू 1 होगी। एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, एक सेकंड रुको, देखो कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, वो शायद नए जुड़े हुए हैं, तुम लोगों ने पढ़ रखा है, 2 मिनट रुकना। देखो y बराबर में कितना है, देखो तुम्हारे पास में 1 है, y बराबर में कितना है हमारे पास में 1 है, ठीक है। y बराबर 1 कहने का मतलब ये होगा 1 से ये लाइन आपकी पास होकर के इस तरीके से चली जाएगी,
लेकिन उस लाइन को आपको पूरे हिस्से में थ्रू आउट ड्रॉ नहीं करना है। आपको केवल और केवल कितने हिस्से में उसको ड्रॉ आउट करना है? उसको ड्रॉ करना है बच्चों आपको x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी से 0 से बड़े नंबर के लिए। अब उसको 0 से बड़े नंबर के लिए अगर आप ड्रॉ करोगे, ये नंबर हमारा यहाँ पर 0 है ना बच्चों, 0 से आगे के लिए ड्रॉ करना है तो केवल इतनी ड्रॉ करो, ये हमारी y बराबर 1 की लाइन रही। अब मैं तुमसे कहता हूं y बराबर में -1 को ड्रॉ करो आप, तो y बराबर -1 की लाइन पूरी पूरी नीचे से होकर के गुजर करके जाएगी ना, नीचे से होकर के गुजर करके जाएगी। और अगर वो नीचे से गुजर करके जाएगी तो आप उसको इस प्रकार से बनाओगे, बना दिया आपने। और वापस से यहां पर क्या लगाना है आपको? एक सर्कल लगाना है। सर्कल में इस वजह से लगा रहा हूं बच्चों, देखो, क्योंकि आप 0 नहीं रख सकते, ना इस लाइन के लिए 0 डिफाइन है, ना इस लाइन के लिए 0 डिफाइन है। खुद देखो, ना 0 इसके लिए डिफाइन है, ना इसके लिए डिफाइन है। ये चीज आपका 0 से बड़ी और ये चीज आपका 0 से छोटी है, तो ये चीज आपका 0 और ये चीज आपका, ऐसे करके होल आपका दोनों जगह पर मैंने बना। ठीक है, ये तो देवा डो नहीं बता सकेगा कौन से बैच में था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है कौन से बैच में था देवा। ठीक है, चलो खैर जल्दी बता दो, ये चीज अपने को इतना समझ आया? गौरव साहब जल्दी बताओ कि ये चीज अब क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो हाँ या ना। और 0 पर आपका आंसर 0 इस वजह से है क्योंकि मैंने खुद उसको प्रीडिफाइन कर रखा है ऐसा ऐसा कुछ। जल्दी बोलो बच्चों कि समझ आया अब ये ग्राफ या नहीं आया समझ? बढ़ूं आगे में? अच्छा मॉर्निंग ए में, ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। जल्दी बच्चों क्लियर कर दो। गौरव को आ गया समझ या नहीं आया? चलो, तो डोमेन कितना हो जाएगा इसका? डोमेन के लिए आप एक काम कर सकते हो, देखो यहां से भागना चालू करो, हर एक जगह पर भाग सकते हो। ये नहीं कहना कि 0 पर खड़े नहीं हो सकते, 0 पर भी खड़े हो सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 0 पर खड़े हो जाओगे तो भी आंसर आपका 0 आ जाएगा, और इसके बाद आप आगे तक चलते हुए इस जगह पर ऐसे करके रहोगे। तो डोमेन का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? सारा रियल नंबर हो सकता है, पर रेंज कितना होगा वो समझने की जरूरत है। देखो, इधर पर खड़े हो जाओ तब भी आंसर 1, यहाँ पर खड़े हो जाओ तब भी आंसर 1, यहाँ पर खड़े हो जाओगे तो भी आंसर -1, यहाँ पर भी -1। तो आपका जो रेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड एट लास्ट आपका ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने रेंज बता दिया। किस बात का? आपका किस बात का? पीस वाइज फंक्शन जो हमारा सिग्नम फंक्शन होता है उसका हमने इस तरीके से रेंज बता दिया। अब आगे में ध्यान रखना बच्चों, कल के दिन अगर आपके सामने में कोई ऐसा लिख दे तो ये भी सिग्नम फंक्शन है। किसी भी चीज को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देना, या मॉडुलस वाली बात को उसी से डिवाइड कर देना, तो सिग्नम बन जाता है। ठीक है, चलो एक और बात ध्यान रखना, अगर आप यहां पर ऐसा लिख दो कि मॉड अंडर साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स, अगर ऐसा कर दोगे, ऐसा ऐसा कर दोगे, तब भी वो हमारा सिग्नम फंक्शन रहेगा। आप किसी भी फंक्शन का उठा करके सिग्नम फंक्शन बना सकते हो, उसमें कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है। बस आपको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा किस चीज को आपको रखना है, किस चीज को नहीं रखना है। नहीं, मैं बाद में डिसाइड करूंगा एक्स इक्वल टू एन पाई क्यों हटाया, 2n+1 पाई बाई 2 भी हटाया जाएगा, ये सब बातें। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले वाले हिस्से के बारे में, जो हमारा अगला फंक्शन है जिसका नाम है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कई बार इसको इन शॉर्ट आप GIF के नाम से भी जाना जाएगा, ये वाली चीज आपका। ठीक है, चलो चलो, सारी चीजें याद है तुम्हें, बर्थडे थीम वगैरह सब याद है भाई, चलो बढ़िया, ये अच्छी चीज है। चलो अब इधर आना, देखो इसको देखने में कैसा नजर आता है, ये ऐसा नजर आता है। देखो fx बराबर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ऐसी चीज को लिख लोगे तो वो आपका GIF कहलाएगा। हाँ, रेंज में किसका साइन लगेगा? रेंज इक्वल टू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिलोंग्स टू भी लिख सकते हो, दोनों बातें बराबर चल जाएंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना? अरे हर्षित साहब, बहुत लोग भूले हैं, ऐसी बात नहीं है, भूल जाते हैं भाई। ठीक है, भूल जाते हैं। चलो आ जाओ वापस से जल्दी से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसी ऐसी बात है। तो आपके पास में मैं बता देता हूं इसमें होगा क्या आपके पास में, कि कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा आपके पास में, एनी रियल नंबर होगा, एनी रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर आप इसके अंदर छोड़ोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी नंबर आप इसके अंदर छोड़ सकते हो। ठीक है। लविश कह रहा है भूल जाते हैं। अरे बच्चों, वरना कहीं और चली जाएगी क्लास अभी। ठीक है, फिर तुम रोना शुरू कर दोगे सबके सब कि सर भाई साहब बीच में ही ऐसी ऐसी चीजें बता गए आज तो कैलकुलस के। ठीक है, सब याद दिला दी जो भूल गए थे हमें।
चलो इधर देखो वापस से, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर इसके अंदर रखोगे और आपको सामने में जो भी कुछ मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा आपको, वो इंटीजर मिलेगा। पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले, वो दोनों की दोनों बातें मैंने वहां पर लिख दी हैं। कोई भी रियल नंबर इसके अंदर रखो, हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। एनिवर्सरी वाला ज्यादा बढ़िया बना रखा था तुम लोगों ने भाई, ठीक है। चलो अब इधर देखो वापस से, एफ एक्स बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। कोई भी रियल नंबर रखोगे और उसके बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। खैर मैं तुम्हें पहले इसका वर्किंग रूल समझाता हूं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से इसका काम होता है, तब मैं आगे के बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले इधर देखो बच्चों, मान लो मैंने इसके अंदर कोई नंबर रखा, आपके 2.7 मैंने इसके अंदर रख दिया है ना। मैं तुमको इसको चलाना बता देता हूँ कैसे चलाया जाता है इस चीज को, ठीक है। ऋषभ सही लिख रहा है, चलो खैर इधर देखो 2.7 आपने इसके अंदर रख दिया। जैसे ही आप 2.7 रखोगे तो 2.7 से निकल करके कुछ ना कुछ आप लोगों को आंसर मिलेगा। अब उस आंसर को चेक कैसे करना होता है वो समझना बच्चों। देखो रियल नंबर लाइन बनाओ, यहां पर रहा होगा आपका 2 और यहां पर रहा होगा आपका 3। इसके बीचों बीच में कोई रखा होगा जिसका नाम होगा आपका 2.7। कितना नाम होगा इस बात का, आपका 2.7 इसका नाम होगा। जिनको नहीं भी पता वो भी गौर से इस बात को सुनना, देखो ठीक है। अब इधर देखो वापस से, 2.7 का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना वो अपने पीछे वाला इंटीजर देगा। राउंड ऑफ करने का कोशिश नहीं करना बच्चों इसमें, कि 2.7 के करीब तो इंटीजर आपका 3 है तो वो नहीं काम करना, आप हमेशा पीछे वाले की चीज को लेना। तो आप जब 2.7 को सॉल्व करके दिखाओगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। कितना मिल गया आपको, ये वाली बात आपको 2 मिल गया। अब इसी तरीके से मुझको एक बात और बताओ, देखते रहो और यहाँ पर बताते रहो मुझको ये सारी की सारी बातें। मैं तुम्हारे सामने में माइनस का 1.9 लिखता हूँ। कितना लिखता हूँ, माइनस का 1.9। आप मुझे बताओ माइनस के 1.9 का क्या होगा। आज तो बता ही दो भाई साहब, आज बता दो दुख दर्द क्या है सर तुम्हारा है। चलो फंक्शन कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद एक सेशन रखेंगे हम जरूर, उस पर बातचीत करेंगे फिर, ठीक है। चलो उस दिन हैंकी वैंकी रुमाल वगैरह लेकर के आना 3-4, ठीक है। फिर आंसू पोछते रहना अपने बैठ करके। चलो -1.9 तुम सही बता रहे हो। -1.9 का कितना होगा, इधर देखो वापस से, -1.9 को देखोगे तो ये आपका माइनस का 2 रहेगा, ये वाला आपका माइनस का 1 रहेगा। इसको बीचों बीच में जो भी नंबर आ रहा है उसको लिख दो आप इस जगह पर। ये वाला नंबर कितना है देखो आपका, ये माइनस का 1.9 है। माइनस के 1.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो पीछे वाला होगा ना, और अगर वो पीछे वाला आ जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, देखो माइनस का 2 मिलेगी। तो ये गड़बड़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। कितना मिलेगा आपको, वो माइनस का 2 पीछे वाला मिल जाएगा आपको वो नंबर। अब तुम मुझे जल्दी से इसको भी बता दो एक बार देख करके कि भाई इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से। चलो एक तो इसको बता दो बच्चों, और एक लास्ट इसको बता देना। किसको, इसको बता देना। ये दो बता दो बस, काम बन जाएगा फिर हमारा। ये दो बता दो बस। हाँ लविश तैयार है भाई साहब, चलो कोई बात नहीं, कल तैयार होकर के आना, फिर मैं तुमको एक एक करके पूछूंगा। मैंने कहा भाई बताओ अपने बारे में कुछ 4 लाइनों में ऐसा कुछ, ठीक है ना। कल प्रिपेयर होकर के आना, चिंता ना करो। चलो खैर पहले वाले का बता दो बच्चों, ई का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। दूसरा फिर बताना पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका कितना होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। ई का तो 2 आ गया, चलो ठीक है बच्चों, ई का तो 2 आ गया। 3.14 का बता दो, पाई वाले का बता दो जल्दी। ध्यान रखो ये पाई स्क्वायर है, कितना है ये, पाई स्क्वायर है। चलो बहुत बढ़िया, यतन ने सही बताया, 9 आएगा उस वाले का। दूसरे वाले का कितना आएगा हमारा, 9 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। देखो अब इधर वापस से सुनो होगा क्या, देखो आपका सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, आपका ई लिखा हुआ है। ई दरअसल और कुछ नहीं होता, ई का वैल्यू होता है आपका 2.71 समथिंग कुछ भी होगा आपका ये, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 ही तो आएगा। पाई स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, पाई स्क्वायर का मतलब होगा आपका 3.14 का स्क्वायर बोलना चाह रहा है आपसे, ये स्क्वायर बोलना चाह रहा है आपसे। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे ना बच्चों तो ये 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, 9.7 9.8 ऐसे ही कुछ लगभग बनेगा ये तुम्हारा, लगभग लगभग ये बनेगा। जब इस बात का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो वो कितना बैठेगा तुम्हारा, 9 बैठेगा। हाँ लविश 9 बताया आपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास में 9 आ जाएगा।
तो इस तरीके से कौन काम करेगा तुम्हारा, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरीके से हमारा काम करता है। राउंड ऑफ नहीं है ये आपका, ये हमेशा इंटीजर देगा, और कौन सा देगा आपका, पीछे वाला इंटीजर आपका देगा। ठीक है, चलिए खैर अब इसके हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये ध्यान देना, देखो ये जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये अब तक के लिए नहीं, बाद तक के लिए है। हर बार सवाल आ रहा है, चाहे वो कंटिन्यूटी पे पूछे, डिफरेंशिएबिलिटी पे पूछे। इस बार बहुत सारी जगहों पर उन्होंने लिमिट में भी, डिफरेंशिएशन में भी, कई जगहों पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का इस्तेमाल किया हुआ था। खैर कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात इसमें है नहीं। मैं तुमको इसका ग्राफ बताता हूँ। देखो सबसे पहले बस इसको एक बार बना लेना, आगे से तुमको ये ध्यान रहेगा कि ये ऐसा क्यों बना। ठीक है ना, इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोला जाता है। ये ऐसे करके बढ़ता हुआ जा रहा है आपका। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को ऐसा ऐसा करके बना लेना, ऐसा ऐसा करके। और फर्दर जो मार्किंग चाहिए वो मैं तुमको बता देता हूं। इधर पर ये आपका 0 है, ये वाला आपका 1 है, ये वाला पॉइंट आपका 2 है, ये वाला आपका 3 है, और भी पीछे नंबर होंगे। ये वाला पॉइंट आपका -1, इधर वाला आपका ये -2, ये वाला नंबर आपका -3, इधर पर फिर दोबारा से ये -1, ये वाली चीज आपका -2, ये वाली चीज आपका -3। देन ये वाला नंबर आपका 1 आ जाएगा, ये वाला नंबर आपका 2 हो जाएगा। और भी जितना भी बनाना चाहो दूर तक इसको बना सकते हो, है ना। चलिए अब मैं तुमको हल्की सी एक बात बताता हूं कि इसका ग्राफ आपका ऐसा ऐसा करके बनाया क्यों गया। तो इधर देखो, वापस से एक छोटी सी बात इधर देखोगे बच्चों, आपके पास में सबसे पहले जब मैं यहां पर 0 से स्टार्ट करूंगा, देखो भागना तो हमको इधर पर है एक्स एक्सिस पर, मैं इसके अंदर 0 रखूं, 0.1 रखूं, 0.3 रखूं, 0.75 रखूं, 0.81 रखूं, जितना भी मैं इसके अंदर रखूंगा, हर बार के लिए हमेशा के लिए आंसर कितना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 0। इसका हर बार के लिए आंसर आ जाएगा। हर बार आपका आंसर 0 रहने का मतलब यह है कि आप कभी ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। 0.1 पर भी आंसर 0 0 0 0, सबको लिंक करते हुए जब आप आगे चलोगे ना, तो आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, y बराबर क्या, देखो 0। क्या ड्रॉ हो जाएगी, y बराबर 0। हमेशा ही आपका आंसर 0 आ रहा है, तो इस वजह से सबका आंसर कितना रहेगा, 0। लेकिन जैसे ही आप इस जगह पर कितने रखना चले जाओगे, जिस समय में आप इसको 1 रख दोगे, 1 रखने पर अब आपका आंसर 0 नहीं आएगा। 1 रखते अगर 0 आता तो वो यहां पर डार्क करवाता तुमसे, पर उसने डार्क यहां पर नहीं करवाया। उसने कहां पर डार्क करवाया, उसका कहना था 1 से ऊपर उठ जाना और यहां पर आप पकड़ करके इसको कर देना डार्क। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से हमने 1 पर आंसर बनाया। उसके बाद की कहानी क्या रही, 1.1 पर आंसर 1, 1.7 पर आंसर 1, 1.9 पर आंसर 1, और कब तक आंसर 1, 2 से पहले पहले। जैसे ही 2 रखा तो उसका आंसर कितना हो चुका आपका, 2 रख देने के बाद ही आपका आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है बच्चों, यहां तक की कहानी अपने को समझ आती है। अब मैं इसकी 2 बातें तुमको कंफर्म कर देता हूं कि इसका डोमेन कितना होगा और इस बात का आपका रेंज कितना होगा। तो देखो जल्दी जल्दी बात को वापस से, डोमेन कितना होगा और आपका रेंज कितना होगा। इसी के बारे में बाद में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब के ऊपर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ देव चौहान साहब, देखते हैं बस जैसा भी होता है। इसके बाद एक दो फंक्शन और है, उसके बाद हम उस पर पहुंच ही जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वाले हिस्से पर। अब देखो इधर पर डोमेन इसका कितना होगा, जितने भी हिस्से पर आप भाग सको, यहां से लेकर के यहां तक जितने भी हिस्से पर आप भाग सको, वो सबका सब हमारा डोमेन है। यहां पर खड़े हो जाओगे तो ग्राफ 2 पर नजर आएगा, 3 पर खड़े हो जाओगे, हालांकि मैंने बनाया नहीं है, पर ग्राफ आपका वहां पर भी नजर आएगा। तो इसका डोमेन तो सारा का सारा रियल नंबर होगा, सारा का सारा रियल नंबर होगा। और जो आप इसका रेंज बताओगे, रेंज में हमेशा क्या आएगा, आपका इंटीजर आएगा। देखो क्या आपको 2.7 कभी मिल पाएगा या 1.7 कभी मिल पाएगा, कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो रेंज इसका क्या होगा, कैपिटल आई या कैपिटल जेड, जो भी लिखना चाहो वो लिख लेना। यहां पर लिख लेना आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। सबके सब क्या मिलेंगे तुमको, केवल और केवल इंटीजर्स ही इसके अंदर मिलेंगे। अब ये ध्यान देने वाली बात है, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, दोनों तरीकों से आपको मिलेगा। जेड भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर अगली बात पर। अगली कहानी क्या है हमारे पास में, अगली कहानी है हमारे पास इसकी छोटी मोटी सी कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज। अब ऐसा नहीं है कि इन प्रॉपर्टीज को रटना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ आपका, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रटना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं क्यों आपका, देखो समझते हुए देखते हुए चलना। देखो आप इस चीज को ध्यान से पढ़ो कि ये क्या लिखा हुआ है। एक्स आपका इंटीजर है, एक्स आपका क्या है बच्चों, इंटीजर है। कोई भी इंटीजर आप अपना पकड़ लो, 3 ले लो, 7 ले लो, 4 ले लो, कोई भी नंबर ले लो। और अगर आप उस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालोगे तो वो आपका कितना मिलेगा, वो आपको 3 ही मिलेगा। अगर 7 का निकालोगे तो 7 मिलेगा। बच्चों ध्यान रखना, अगर वो पहले से ही इंटीजर है तो उसको वो इंटीजर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो छेड़छाड़ करेगा किसके साथ, जो डेसिमल में होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, इरेशनल होंगे, उनके साथ।
लेकिन जो पहले से ही अपने आप में क्या है, इंटीजर है, उसके साथ वो कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है ना? तो आप यहां पर 3 को रखोगे तो वो वापस आपका 3 ही देगा। अगली कहानी ये है आपका, हमेशा अगर कभी कोई नंबर आपका इंटीजर ना हुआ, अगर कोई भी नंबर आपका इंटीजर ना हुआ, इंटीजर ना होने का मतलब जैसे कि मैंने ले लिया 1.7, अगर आप x की वैल्यू को कंसिडर कर लो अभी फिलहाल के लिए 1.7, 1.7 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, वो अपने ओरिजिनल नंबर से हमेशा छोटा होगा, ये कहना है इसका। खुद आप नोटिस करो इस बात को, देखो 1.7 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो दरअसल कितना होगा, 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों का 1 ही होगा, और वो 1 आपका 1.7 से छोटा ही होगा। बोलो हाँ या ना? नेगेटिव नंबर लोगे तब भी यही केस आने वाला है, तब भी कोई नई बात नहीं होगी उसके साथ में। अगली चीज, अगर कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू k के बराबर हो जाए, k मतलब कोई आपका इंटीजर हो चुका है, कोई भी इंटीजर हो चुका है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझाने की तुम लोगों को कोशिश करता हूं। देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं कि ग्रेटेस्ट x का वैल्यू, इंटीजर x का वैल्यू आपका 3 हो चुका है, जैसे मैं आपको कहूं ना मॉड x का वैल्यू अगर 5 है तो x की जगह क्या क्या रख सकते हो, आप कहोगे कि x की जगह पर मैं माइनस का 5 और प्लस का 5 दोनों रख सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पर 3 रख सकते हो? आप कहोगे 3 चल जाएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं 3 से कोई छोटा नंबर चल जाएगा क्या? क्या 2.9 इसके अंदर चल जाएगा क्या? आप मना करोगे कि भाई 2.9 तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 होता है। आप कहोगे 3 चल जाएगा, 3.1 चल जाएगा, 3.15 चल जाएगा, ऐसे अनेकों नंबर चल जाएंगे, 3.99 चल जाएगा, लेकिन जैसे ही बात आपकी 4 की आएगी, 4 नहीं चल पाएगा। 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना हो जाएगा? 4। अब आप यहां पर ये कहोगे कि अगर ऐसा हो जाए तो आपका जो x का वैल्यू है वो आपका सामने वाला नंबर, इसी को पकड़ लिया करो डायरेक्ट और इस पर लगा दिया करो इक्वल टू, और इससे एक बड़ा नंबर डेट इज आपका ये 4, तो 3 से लेकर के 4 तक चल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। अगर कोई कह दे कल के दिन के भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू आपका -7 है, तो आप ये कहना x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू ये -7, और -7 में 1 ऐड कर देना तो ये -6 आ जाएगा। ऐसे चलता है, यानी कि k इधर और k+1 तुम्हारा उधर की तरफ में आएगा। अब आपसे कोई किसी दिन ये कह दे कि भाई मॉड x ने सॉल्व होकर के आंसर मेरे को -5 दे दिया, कितना दे दिया बताओ? -5। क्या कभी दे पाएगा मॉडुलस अपना नेगेटिव आंसर? बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर कभी भी क्या नहीं दे सकता, कभी भी आंसर डेसिमल में नहीं दे सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी 1.7 के बराबर हो ही नहीं सकता। ये सिंपल सिंपल सी बात है। अगर आप यहां पर कभी भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर k के बराबर हो जाए और k इस बार आपका इंटीजर के बराबर ना हो, k आपका इंटीजर के बराबर ना हो, जैसे कि कोई आपसे ये कह दे कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 1.7 के बराबर आ चुका है, तो आप यहां से कहना x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी, कोई भी आंसर नहीं है x का ऐसा, क्योंकि 1.7 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व होकर के हमेशा इंटीजर देगा, ना के डेसिमल नंबर। ठीक है, अगली कहानी क्या है, तो आप जानते भी हो, इस प्रॉपर्टी को नहीं भी देखोगे तब भी काम चल जाएगा। देखो आपका, अगर आपके पास में कोई ऐसा लिख दे 7 + 1.5 लिख दे और आपसे पूछे कि भाई इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो, हालांकि आप इस बात को सॉल्व करोगे ना तो आप इसको 7.5 लिखोगे और 7.5 को सॉल्व करोगे तो 7 लिखोगे। इन्होंने ये कहा जब दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हो, जो इंटीजर पहले से है ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको नहीं छुएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको छोड़ देगा, वो 7 को बाहर निकलवा देगा, केवल किसको पकड़ लेगा? 1.5 को। हाँ या ना? अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इस जगह पर, तब भी वैल्यू हमारे पास में कितना बैठेगा आपके पास? सॉरी, ये कितना आ रहा था? 8.5 ना, ये 8.5 आ रहा था, तो 8.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 8। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 होगा और ये वाली चीज आपका 7 हो गई, तो 7 + 1 आपका 8 ही होगा आपका। ठीक है, हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो इतनी इतनी सी बात हमारे पास में ये क्लियर हो पा रही है, तो ऐसा ऐसा ये कुछ हुआ करता है। अब एक और छोटी सी कहानी आप लोगों को याद रखना है, कल के दिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप लोगों को इस प्रकार के सवाल मिलेंगे, ध्यान देना इस चीज पर। कुछ ऐसे रूप के सवाल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये प्रॉपर्टी आपका उस जगह पर, उस पॉइंट पर काम आएगा। तो मैं बता देता हूं इसमें करना क्या है आप लोगों को, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x कभी भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -x के साथ में ऐड हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -x आपस में दोनों के दोनों ये ऐड हो गए, तो आपके दो ही तरीके के आंसर बन पाएंगे, या तो आपका आंसर 0 आएगा या फिर आपका आंसर -1 के बराबर आएगा। वो क्यों हो रहा है देखो इधर पर, अगर x आपका इंटीजर रहा, कोई भी इंटीजर ले लो बच्चों जो तुम्हारा मनपसंद का हो, कोई भी इंटीजर आप इस जगह पर चुन सकते हो। जैसे कि मैंने इस जगह पर एक नंबर ले लिया, इस जगह पर 2 और फिर वापस से -2, ये दो नंबर मैंने ऐसे ऐसे करके ले लिया। ठीक है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों? आपका 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा और -2 का -2 होगा। सॉल्व करने के बाद ये दोनों के दोनों 0 के बराबर दिखाई देंगे। अगली कहानी,
अगर कभी हमारा x इंटीजर के बराबर ना हुआ तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ 4.3 ले लिया मैंने, और वापस से उस बात को ऐड कर दिया मैंने -4.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ। 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, और -4.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब बात करोगे तो वो -5 आएगा। सॉल्व होने के बाद आपका वो कितना मिलेगा? माइनस का 1 मिलेगा। हाँ, वहां पर बताया होगा हर्षित साहब, मैं तुमको समझाऊंगा वहां पर, चिंता मत करो। 0 से 5/2 डायरेक्ट नहीं करेंगे, इंटीजर पर ब्रेक होता हुआ चलेगा, मैं समझाऊंगा किस तरीके से करेंगे वहां पर। मैं बस एक आइडिया दे रहा था कि किस किस तरीके से वहां पर ये चीजें चला करेंगे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने अगले फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इक्का दुक्का बार सवाल आए हैं, बस उसको ध्यान रखोगे तो थोड़ा सा काम बन जाएगा। कभी उनका दिमाग खराब हुआ, मान लो कभी उन्होंने पूछ लिया, तो फिर हम उसको आसानी से बता सकेंगे। अब मैं तुमको हल्की सी बात बताता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा होता है, कैसे रूप का नजर आता है, ये सब कुछ बात। देखो बच्चों, एक छोटी सी जानकारी मैं तुमको आगे बढ़ने से पहले देना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये है बच्चों आपके पास में कि कोई भी रियल नंबर है आपका, कोई भी रियल नंबर आपके पास में है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है उसके पास में इंटीग्रल पार्ट, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक होता है उसके अंदर इंटीग्रल पार्ट, और एक होता है उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट। एक होता है उसके पास में फ्रैक्शनल पार्ट। अब आप कहोगे कि ये क्या मतलब हुआ कहने का? जैसे कि मैं तुमसे कहूं 1.7 कोई नंबर है, मैंने क्या कहा? 1.7 नंबर कोई भी रियल नंबर है, उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक इंटीग्रल पार्ट होगा और एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। इसको मैं फ्रैक्शनल पार्ट कह रहा हूं। आपका 0.7 आपका नॉन इंटीजर हो गया ना, तो जो नॉन इंटीजर है वो फ्रैक्शनल हो गया, दैट इज 7/10 आपका। ठीक है दिव्यांशी, थोड़ी सी देर और चलेगी बस, अभी थोड़ी सी देर और है बस, क्लास हमारी 10 से 15 मिनट की बात और है बस। ठीक है, जाना था कहीं पर? चलो देखना इधर पर वापस से आपके पास में कोई भी रियल नंबर आप इधर पर लेकर के आ जाओ, डेट इज मैंने उस बात को भी फिलहाल के लिए एक्स मान लिया। इंटीग्रल पार्ट को फिलहाल के लिए आप कैपिटल आई मान लो, और फ्रैक्शनल पार्ट को आप अपना पकड़ करके एफ मान लो। ऐसा ऐसा कुछ कंसिडर कर लो। तो मैं क्या यहां से ये कह सकता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? वो आपका एक्स माइनस आई के बराबर हो जाएगा। यानी कि रियल में से इंटीजर को माइनस कर दोगे तो आपका कौन आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो अब वापस से देखो इधर पर, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा कैसे जाता है वो समझने की अब बहुत खास जरूरत है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट को लिखने का जो तरीका है वो ये है बच्चों, देखो तुम्हारा एफ एक्स बराबर में ये चीज, ये इसका सिंबल है एक तरीके का ना, ये आपका एक सिंबल है कि करली ब्रेसेस के अंदर अगर आप एक्स को रख देते हो तो वो चीज आपका फ्रैक्शनल पार्ट बन जाता है। अरे भाई साहब, दिव्यांशी साहब, चलो अच्छा 10 मिनट और रुक जाओ, 5-10 मिनट और रुक जाओ बस, फिर चल रहे हैं ना। ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो बात है वो मैं तुमको चाहे तो कल समझा दूंगा, बस प्रॉपर्टी समझ करके चले जाओ बस अभी। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लो बस, उसके बाद चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ रात तक पढ़ाते रहो, बहुत बढ़िया। चलो देखो भी देखो, अब इधर देखो वापस से कितना बन जाएगा हमारे पास में, ये आपका ये इतना इतना बन चुका। तो हमेशा इस बात को याद रखो कि फ्रैक्शनल पार्ट को दिखाया जाता है कुछ कुछ ऐसा, एक्स को दिखाया जाता है हूबहू ऐसा, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली बात है उसको दिखाया जाता है इंटीग्रल पार्ट ऐसा। तो आपका ये फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर होता है? रियल नंबर में से अगर आप किसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके इंटीग्रल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा। चलो चलो अब वापस से देखना एक छोटी सी बात, इसका भी मैं तुम लोगों को जल्दी से वर्किंग रूल समझा देता हूं कि इसमें तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। एक बात ये ध्यान देना हमेशा इस चीज में कि आपके पास इस वाले केस में हमेशा कोई इसके अंदर क्या रखा जाएगा? हमेशा कोई भी इसके अंदर रियल नंबर रखा जाएगा, कोई भी रियल नंबर इसके अंदर रखा जाएगा, कोई भी आप रियल नंबर इसके अंदर ला करके रख सकते हो। ठीक है, और यहां से आप लोगों को जो ये ड्रॉप करके देगा वो क्या ड्रॉप करके देगा? वो आपको ड्रॉप करके देगा फ्रैक्शन। हमेशा फ्रैक्शन में आंसर आएगा। आप ऐसा सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में किसको छोड़ दे रहे थे आप फ्रैक्शन वाले को छोड़ दे रहे थे, इसका मतलब अब रखोगे किसको? फ्रैक्शन वाले को रखोगे। तो जल्दी से इस चीज को भी देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से इसका वर्किंग रूल हमारा चलने वाला है। तो देखो सबसे पहले मैंने तुम्हारे सामने में एक नंबर लिखा 1.7। 1.7 का मुझको निकालना था क्या? 1.7 का मेरे को निकालना जगह पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या निकालना था? 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट मेरे को निकालना था। ठीक है,
चलो 1.7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कितना होगा, 0.7 होगा। आप कहोगे ऐसे कैसे बताया तुमने, मैं समझाता हूं, देखो इधर पर वापस से ध्यान से सुनो। आप यहां पर 1.7 को ऐसा लिख सकते हो क्या, 1.7 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.7 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहां से मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजों को बताना चाह रहा हूं, इस वाले के अकॉर्डिंग कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तुम्हारा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बराबर तुम्हारा ये हुआ करता है। ठीक है बच्चों, अब इधर देखो, आपने वही चीज करी कि रियल नंबर 1.7 रखा और 1.7 में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करवा दिया। अब इधर देखो 1.7 को तो हूबहू वही रहने दो, 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम्हारा 1 हो जाएगा, और जब सॉल्व करोगे तो इस बात को कितना पड़ेगा, ये हमारा 0.7 पड़ेगा। बोलो आसान है बात या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल आसान है। अब हम कहते हैं इस जगह पर कि मेरे पास में एक नंबर आ गया जिसका नाम था हमारा माइनस का 2.3। कितना था हमारे पास में, माइनस का 2.3 था हमारे पास। अब आपको मैं पूछता हूं कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट बता दो कि कितना होगा आपका। चलो आप डायरेक्टली सोचना, अगर मैं तुमसे कहूं 1.79 है, कितना है बच्चों बता दो, 1.79 है। आप जो इंटीजर नजर आ रहा है ना, तो उसको तो बिल्कुल उठा के फेंक दो, जो कितना बचा आपका फ्रैक्शन वाला, तो उसको उठा करके लिख लो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.79 आ जाएगा। तो वो जो 0.79 आपका आ रहा है वही कौन है हमारा, वही हमारे पास में फ्रैक्शनल पार्ट आपका नजर आए। ठीक है, इसी प्रकार से अब आपके पास में एक नेगेटिव नंबर आ गया है। क्या इस नेगेटिव नंबर का -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होगा? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि नेगेटिव में जब फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो वो 0.3 नहीं होगा। देखो कितना होगा आपके पास में, वापस से इस माइनस के 2.3 को आप इसके अकॉर्डिंग लिखो, ये बनेगा मेरा माइनस का 2.3 और माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 2.3 आपका ये आएगा। ये बन चुका होगा आपका माइनस का 2.3 और -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -3। कितना होगा, -3। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, वो आपका +3। +3 में -2.3 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, 0.7। आप कहोगे ये तो अलग हो गया कुछ, हमारा तो 0.3 आ रहा था। तो मैं समझाता हूं, देखो क्या, अगर कोई नंबर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट बचा हुआ ही हिस्सा होता है, डेट इज 0.8। लेकिन अगर कोई नंबर मेरे पास में नेगेटिव आ गया, जैसे कि ये माइनस का 3.79 आ गया, ये आ रहा है आपका, आप जब इस चीज को लिखोगे ना बच्चों, ध्यान रखो ये माइनस है, तो जब आप इतने टुकड़े को उठाओगे ना तो आप इसको क्या लिखोगे, 0.79 पर किसका बताओ, माइनस का। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं अब करना क्या है, नेगेटिव में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा आंसर। फ्रैक्शन का मतलब होता है जो बच जाता है, नेगेटिव का मतलब है वो जा चुका है आपसे, बचा हुआ फिर कितना होगा आपको ये बताना पड़ेगा आपको, हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया, 0.7 आया है तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस 0.79 को ना, जो नेगेटिव में आया है, उसको फिर एक बार 1 में से घटाओगे। किस में से घटाओगे बच्चों, एक बार फिर दोबारा से उसको 1 में से घटाओगे। जब एक बार फिर दोबारा 1 में से घटाओगे इस बात को, तो इसका वैल्यू आपका कितना बचेगा, 0.21 बचेगा। कितना बचेगा, 0.21 आपका इसका आंसर बचेगा। ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, इसमें तो समझ आ रहा होगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब तुम मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो इधर पर देख करके, इसका वैल्यू बता दो जल्दी से कितना होगा, जल्दी जल्दी। माइनस का 4.14 है तुम्हारे पास में, तो इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, कृष्ण, हर्षित, देव चौहान, विशाल, आदित्य, सबका आंसर ठीक है, बढ़िया। क्योंकि आपके पास में जो ये इतना हिस्सा, इतना पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये 1.4 तो आएगा, पर किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। मैंने कहा ना अगर नेगेटिव का आ रहा है तो उसको फिर दोबारा 1 में से घटा दो, उसको फिर दोबारा 1 में से घटा दो, 1 में से 0.14 घटाया जाएगा दोबारा से, तो आपका आंसर 0.86 बैठेगा, ये वाली चीज। ठीक है, कर पाओगे अभी या नहीं। बहुत बड़ा, विशाल, गौरव, दिव्यांशी, सबका ये आंसर ठीक आया है। अब तुम मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी इसका फ्रैक्शनल पार्ट बता दो कितना होगा। 7 का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है बस। 0 कितना आएगा, 0 आएगा। सिंपल लॉजिक देखो ना, इसके बगल में क्या कोई डेसिमल में है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखोगे आप लोग कि कभी भी अगर किसी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए तो उस बात को तो डायरेक्टली डायरेक्टली आपको कितना कहना है, 0 ही डायरेक्टली उस बात को कहना है। ठीक है,
कोई गड़बड़ वाली बात इसमें नहीं है, तो जल्दी से इस बात का ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी समझा दूंगा, उसके बाद हम क्लास कर देंगे अपना फिनिश। ठीक है, फिर उसके बाद कल से देखेंगे, कल हम डोमेन रेंज पर होंगे और कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे हम लोग, कल ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखना है अपने को, है ना, ये सारी की सारी बात। तो अब इधर देखो वापस से जल्दी से हम लोग ग्राफ किस तरीके से इस बात का ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो ठीक है, बस ग्राफ पता होना चाहिए कि आपका किस किस तरीके से बन गया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये सारी की सारी कहानी। ठीक है ना, तो इधर देखो वापस से अभी मालूम चलेगा आप लोगों को कि मैंने डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ करी है इस तरीके से, ये वाली चीज। ठीक है, तो देखना हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वाला लाइन मैंने इस तरीके से ऐसे प्रकार का ड्रॉ कर दिया, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, अगली एक और लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये वाला लाइन फिर दोबारा से थोड़ा सा ऐसा बना लेना, फिर से दोबारा से ये ऐसा बना लेना, फिर ये ऐसा आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों बना रहा हूँ मैं इस लाइन्स को ना, सबको पकड़ पकड़ करके, ये वाली चीज ऐसे, चलो अब इधर देखना वापस से होगा क्या ये चीज आपका। ठीक है, हाँ कृष्ण फगाना साहब, स्क्रीन से आपका नाम हटवा दिया है। ठीक है अब देखो मतलब हटा कल था, हटा कल था, कल भी क्या परसों हट गया था शायद, परसों हट गया था, नोटिस आज करा है। ठीक है, हाँ कृष्ण को देखो तुम थोड़ा तुम्हारे ऐसे काम के लिए भाई है, चलो ठीक है। चलो इधर आ जाओ वापस से जल्दी से, देखो इतनी इतनी बात हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। मैं आपके सामने में यहाँ कुछ बता रहा हूँ, देखो इस जगह पर ना, ये आप जीरो पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसके बाद इसको यहाँ पर, इन सब जगहों पर आप क्या कर रहे हो, देखो डार्क वाली चीज आप ड्रॉ कर दे रहे हो इस जगह पर। डार्क वाली चीज ड्रॉ करने के बाद इस चीज को आप इस तरीके से होल बनाओगे। अब ये होल बनाने का कारण क्या बनेगा, होल क्यों बनाया जा रहा है वो भी समझोगे आप इस जगह पर, कि होल आखिरकार क्यों बनाया जा रहा है। ध्यान से सुनो, देखो बच्चों, कभी भी किसी भी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट आपका आंसर 1 नहीं आता, आपका फ्रैक्शनल पार्ट आंसर 1 नहीं आता। ठीक है, आपके पास में ये वाला जो नंबर है आपका, ये चीज आपका 1 हो जाता है, ये चीज आपका 0 हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक बस इसके साथ में इतना है कि जब भी आप कभी भी यहाँ पर, इसका ग्राफ ऐसा क्यों बना मैं समझाता हूं, देखो तुम लोगों को, अगर आपके पास में कोई रख देता है बच्चों 0, 0 का आंसर कितना होगा 0, 0.1 का आंसर कितना होगा देखो 0.1, 0.2 का आंसर कितना होगा देखो 0.2। आपके पास जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x आ रहा है वैसे वैसे y आ रहा है, यानी कि कौन सा लाइन, y बराबर x, y बराबर x वाली लाइन। लेकिन जैसे ही तुम यहां पर खड़े हो जाओगे, 1 पर खड़े हो जाओगे, 2 पर खड़े हो जाओगे, 3 पर खड़े हो जाओगे, तो उस समय आपका आंसर वापस से गिर करके कितना हो जाएगा देखो 0। 0.9 पर तो 0.9 होगा, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जैसे ही 1 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये पीछे वाले पॉइंट्स रहेंगे, ये -1, ये -2, ये -3, ये सब का सब, ये सब का सब हमारा क्या रहता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। इसका इक्वेशन बना सकते हो आप, y बराबर x, इस वाले का आपका y बराबर x-1, y बराबर x-2, y बराबर x-3, ऐसे चलती है सबकी सब। ठीक है, चलो अच्छा इधर ध्यान दे लो बच्चों तुम लोग, भाई आज तो बहुत ही बातें चल रही है खतरनाक लेवल पे। इधर देखो अब जल्दी से, आपके पास में अब डोमेन बता दो जल्दी से, इसका क्या होगा, आप इसके डोमेन और रेंज के बारे में क्या कहानी, क्या बात इसके साथ में कहोगे, जल्दी जल्दी सुन लो, फिर इसकी प्रॉपर्टीज फिनिश कर लेंगे हम लोग। डोमेन के बारे में आप इसका कहोगे कि सारा रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है। रेंज के बारे में इसका कहोगे कि 0 आएगा पर कभी भी 1 नहीं आएगा। रेंज इसका बहुत बहुत सिमटा हुआ होता है, 0 से लेकर के 1 तक होता है, 1 हमारा किस में रहेगा, ओपन में रहेगा। ठीक है, चलो चलो इतनी इतनी बात समझ आ रही है कि डोमेन तुम्हारे पास में कैपिटल आर रहेगा और रेंज तुम्हारा 0 से लेकर के 1 तक रहेगा। ये हमारा रहता है फ्रैक्शनल पार्ट का किस्सा। अब जल्दी से अपने आखिरी वाले टॉपिक पर, हमारे पास एफटीएफ वाले की कुछ खास प्रॉपर्टीज, एफपीएफ वाले की कुछ खास प्रॉपर्टीज भी है हमारे पास। वो क्या है देखो, इसका कहना है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका आंसर हमेशा 0 तो हो सकता है, पर 1 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। कभी भी किसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कर दो तो वो वापस फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर ही आएगा। जैसे कि मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपने 2.71 का फ्रैक्शनल पार्ट का निकाला तो इसका 0.71 आएगा ना,
और 0.71 का फ्रैक्शनल पार्ट दोबारा से निकालोगे तो वो 0.7 होगा। यानी कि 2 बार 3 बार फ्रैक्शनल पार्ट लगाओ तो उससे कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगली चीज, अगर कभी कोई नंबर आ जाए 2.73 आ जाए और इसका आप यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, या फिर पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो इस नंबर का और बाद में फ्रैक्शनल पार्ट ले लेना, दोनों ही बातें आपकी क्या रहती हैं, दोनों ही बातें आपकी जीरो को बताएंगे। देखो कैसे आपका यहाँ पर सबसे पहले ये चीज है, आपका 2.73 है ना, 2.73 का जब आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो वो 0.373 बना देगा, और 0.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका जीरो बना देगा, ये वैल्यू आपका जीरो बना देगा, इसका वैल्यू आपका 0.73 हो जाएगा, और 0.73 का फिर दोबारा फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको। ठीक है, तो मैच वैच नहीं देख रहा बच्चों आजकल मैं, खैर क्रिकेट विकेट तो इतना नहीं पता कब इंडिया का मैच है कब नहीं। खैर अभी वापस से देखो इस जगह पर x प्लस का आई है हमारे पास में, x प्लस आई का हमारा दोबारा से फ्रैक्शनल पार्ट निकाला जा रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जैसे मैंने बताया ना, वहां पर इंटीजर का नहीं होता, वो इंटीजर को तो छोड़ देगा, वो किसको लेगा, केवल फ्रैक्शनल पार्ट x को लेगा। इस चीज को फिलहाल के लिए भी ध्यान रखना, पीरियोडिक फंक्शन होता है ये आपका, जिसका पीरियड आपका कितना होता है 1 होता है। आप खुद देखो ये बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, कितनी लंबाई बाद, इतनी लंबाई बाद, फिर दोबारा इतनी लंबाई बाद, यानी कि 1 इसकी क्या हो गई, हमारी लेंथ हो चुकी है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में कि कभी भी अगर फ्रैक्शनल पार्ट को माइनस फ्रैक्शनल पार्ट के साथ में ऐड करोगे, वहां पर कितना आ रहा था 0 या -1, यहां पर कितना आता है 0 या फिर आपका 1 आया करता है। ठीक है ना, ट्राई करके देखना, लेकिन इनको जरूर x की जगह पर इंटीजर रख करके देखना, कोई भी इंटीजर रख करके देखना आप, जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ 7 और ये चीज आपका -7, तो ये चीज 0 हो जाएगा। लेकिन आप इस जगह पर ले लो एक नंबर आपका 5.1 और यहाँ पर ले लेना आप फ्रैक्शनल पार्ट में कितना -5.1, ये दोनों चीजें रख लो आप इस जगह पर। 5.1 का फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0.1 हो जाएगा और -5.1 का फ्रैक्शनल पार्ट आपका प्लस का 0.9 हो जाएगा, है ना, -0.1 आएगा, 1 में से फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 0.9 आ जाएगा हमारा। ठीक है, बस आज मतलब भाई साहब, मतलब आज तुमने कमेंट सेक्शन में बस पूरा इसी चीज पे जोर जमा रखा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल देखते, कल क्वेश्चन लाऊंगा मैं, चिंता मत करो, कल आंसर ना आए फिर बताता हूँ। देखो मैं फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू आपका किसके बराबर हो चुका है, p के बराबर। अगर हमारा जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी आंसर आपका नॉन इंटीजर नहीं दे सकता, इसी तरीके से बच्चों आपका फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी अपना आंसर क्या नहीं दे सकता, कभी भी अपना आंसर कोई इंटीजर नहीं दे सकता। जैसे कि 1.7 नहीं दे सकता, 2.5 नहीं दे सकता, 7 नहीं दे सकता, उसका आंसर हमेशा किससे किसके बीच में रहना चाहिए, 0 से 1 के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपका। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दो कि यहां तक का ये केस अपने को समझ आया या नहीं। बच्चों तुम थोड़ा सा कमेंट रोक दो अभी, अगर ऐसा होगा ना फिर कहीं किसी को दोबारा से पूछना हुआ उसका कमेंट ऊपर निकल जाएगा फिर। ठीक है, चलो इधर देखो वापस से, आपका अगर p का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ना हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट अगर हमारे पास में आ गया मान लो 1.5, तो x का वैल्यू हमेशा कितना कहोगे 5, क्योंकि 1.5 के बराबर हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई तुमसे ये कह दे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आपका 0.7 आ गया, तब तो हो सकता है। अब बता दो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। x का वैल्यू बच्चों 0.7 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, 9.7 हो सकता है, 11.7 हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। i प्लस p का मतलब कोई भी इंटीजर, फिर उस नंबर में उस फ्रैक्शन वाले पार्ट में जोड़ते रहना और आपको नंबर मिलते रहेंगे। देव चौहान, वही तो मैं कह रहा हूं, देखो वही मैं कह रहा हूं, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, वो निकल जा रहा है ऊपर, फिर मैं देख भी नहीं पाया उस बात को। ठीक है, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, लास्ट वाला एक बार दोबारा एग्जांपल लेकर के मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने क्या कहा बच्चों, देखो आपसे फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपका 3.1 हो गया तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ना, सामने वाली चीज आपका किससे किसके बीच में होनी चाहिए, 0 से लेकर के 1 के बीच में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको हटा दोगे। इसी प्रकार से अगर फ्रैक्शनल पार्ट आपका मान लो ऐसा कुछ आ जाए बच्चों 0.7 आ जाए, तो आप यहां पर सोचोगे ना x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अब तो ये 0 से 1 के बीच में तो हो सकता है पॉसिबल। अब यहां पर x का वैल्यू सोचो, अगर आप 1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे तो क्या वो 0.7 नहीं आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा। 2.7 रखोगे तो भी आएगा, 9.7, 11.7, ये सब का सब हमारा। ठीक है, चलो थर्ड वाला भी बता देता हूं वापस से मैं। थर्ड वाले में मैंने तुमसे क्या कहा बच्चों, देखो कि कभी भी किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट ले करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, या ग्रेटेस्ट इंटीजर ले करके उसका आप क्या ले लो, फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, दोनों ही बातें 0 को बताएंगी। कैसे देखो,
2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो पहले, कितना होगा देखो, ये 0.1 और 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा आपका, 2 होगा, और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट वापस से आपका 0 होगा। ये इतनी सी कहानी है हमारे पास, ठीक है। और ये बात ध्यान देना बस इस जगह पर, कई जगह पर अगर वो तुम्हारा ऐसा ना लिखे और कई जगहों पर वो आपको ऐसा लिख करके दे दे, तो भूलना मत भाई, यही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। चलो, तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो हिस्सा है, जैसे कि आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, कुछ ग्राफ भी प्लॉट करेंगे हम लोग कल, आते साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले कुछ ग्राफ मैं ड्रॉ करवा दूंगा, कुछ तुम ड्रॉ करना, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर अपने अच्छे वाले टॉपिक पर, जिसका नाम होगा हमारा किस तरीके से हम लोग मेथड देखेंगे डोमेन और रेंज निकालने का। बच्चों मैसेज डिलीट का ऑप्शन चलो देखता हूं, लेकिन मैं तुम यही कहूंगा ना, देखो मैसेज डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, अगर आप कुछ अच्छा लिखोगे तो आपको मैसेज डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप क्लास स्टार्ट करते होंगे ना, तो वहां पर ऐसे ही लिखा हुआ भी आता है, हर बार क्लास के शुरू में आता है कि आप ऐसी कोई आपत्तिजनक बातें ना करें, ठीक है, ऐसा कोई कमेंट ना लिखें, ठीक है ना। चलो खैर, बाकी इतना इतना रखते हैं फिलहाल के लिए। बाकी कल जो देखना है वो ये सबका सब हम लोगों को देखना है, ये सबका सब मिल बांट करके ट्राई कर लेंगे साहब, ये सारे के सारे सवाल कल हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन पढ़ करके आना, जितना भी मैंने तुमको समझाया है वो सारा का सारा मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ जाता हूँ उस बात को, ठीक है। आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा, अगर ऐसा हो पाया तो जरूर इस बात के ऊपर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो चलो, हाँ इसमें मैं डाउट ले लेता हूँ बच्चों सर्कल के जल्दी से, ठीक है। जिसके भी डाउट है वो 2 मिनट के लिए रुक जाना, बाकी लोग जा सकते हो बच्चों अभी, ठीक है। जिसके भी डाउट है वो रुक जाना अभी फिलहाल। चलो 2 सेकंड देना बस, इसको सेव करते हैं बच्चों हम लोग। अच्छा थोड़े रह रखे हैं अभी, चलो फिर एक कोई नहीं, एक काम करो फिर कल ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो कल करके आना, ईस्वी कल बताता हूँ इन लोगों के साथ में, लेकिन कल करके आओ फिर, ठीक है ना। कल बताता हूँ फिर उस पर डाउट में तुम लोगों को, ठीक है। कल करके ले आना और याद दिला देना लास्ट तक जाते जाते के सर्कल के डाउट है हमारे, ठीक है। चलो खैर फिलहाल के लिए लेकिन पढ़ करके आना बच्चों, देखो ठीक है ना। इस हफ्ते तुम्हारा एक और टेस्ट होना है, संडे सैटरडे तक तुम्हारा एक और टेस्ट होना है, तो प्लीज देखो उसके लिए प्रिपेयर हो जाना है, अलजेब्रा वापस से पूरा लिया जाएगा, ठीक है ना। चलो बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। चलो बीटी की डीपीपी वगैरह पे काम चल रहा है बच्चों, 1-2 दिन वेट करो बस, उसका डीपीपी आ जाएगा। बाकी सीक्वेंस सीरीज का सॉल्यूशन देख लेना, उसका 2 का डीपीपी का सॉल्यूशन मैंने डाल दिया, आज तीसरी का सॉल्यूशन उसका वापस से आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ठीक है, चलो जय हिंद।